हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जेई वाला के इनक्रेडिबल से चैनल पे। मैं आपका प्यारा एसएम सर लेकर के आया हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस एंड इवन फॉर योर अदर एग्जामिनेशंस। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका बेसिक डेफिनेशन, जिसमें हम लिगेंड ये सब चीजें क्या होती है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लिगेंड्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम वर्नर थ्योरी और ईएएन रूल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम वीबीटी और सीएफटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेटल कार्बोनिल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर अंत में हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ, ये बात आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए कि ये चैप्टर वैसे तो 1.5 घंटे में कंप्लीट होने वाला है नहीं नॉर्मली, बट फिर भी हम इसको कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस सीरीज का जो मोटिव है, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बताता हूं, ये जो माइंड मैप सीरीज है ना, इसका मोटिव ये नहीं है कि पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के लिए बहुत सारे फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे हमने बहुत अच्छे क्वालिटी में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। बेस्ट टीचर्स इंडिया के उन्होंने ऑलरेडी आपको करा रखा है। हमारा मोटिव यहाँ पे ये है कि हम, अगर कल मेरा एग्जाम है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, तो आज मैं क्या क्या रिवाइज करके चला जाऊं, आज मैं क्या क्या रिवाइज करके चला जाऊं कि बस उसको एक बार देख लूं कि सारी चीजें ब्रशअप हो जाए। तो बेसिकली इसका काम ब्रशअप करने का। जो लोग इस लेक्चर में इसलिए आ रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो पूरा यहीं से पढ़ूंगा, उनके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगर एक एक घंटे में चैप्टर हो जा रहे होते तुम्हारे, ठीक है हो जाएंगे, मैं ये भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं होंगे, नहीं नहीं। जेई मेंस में अगर 10 सवाल पूछेगा तो उनमें से 7 से 8 सवाल तुम केवल ये देख के जाओगे तो भी कर दोगे। लेकिन जब तुम 10 के 10 कर सकते हो तो 7-8 के लिए क्यों भाग रहे हो भाई। 3 सवाल छूटेंगे ना किसी भी दिन, और वही दिन आ गया तुम्हारा पेपर तो गए भैया तुम। तो ठीक है, फिर वही मकसद होगा हमारा, ब्रेन का बॉडी है, इसको थोड़ा बढ़ाना है सर, ब्रेन को थोड़ा और ज्यादा बढ़ा लेना है। यही मकसद के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो इसको एकदम तुरंत तुरंत ताबड़तोड़ तरीके से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? तो these compound which retain their identity even when dissolved in water or any other solvent and their properties completely different from constituent ion are called coordination या फिर complexes। इसको हम क्या कहते हैं सर? coordination या फिर complexes। ठीक है, अगर जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, अगर जैसे हम बात करें कि जब हम K4FeCN होल 6 को पानी में डालेंगे, K4FeCN होल 6 को हमने कहाँ पे डाला? पानी के अंदर। तो पानी में डालने के बाद ये हमें K प्लस आयन देगा, ये हमें Fe2 प्लस आयन नहीं देगा, है ना, और ये साथ में हमें Cn नेगेटिव आयन भी नहीं देगा, Cn माइनस आयन भी नहीं देगा। ये दोनों आयन तो हमें देंगे नहीं, बस मिलेगा K प्लस, बस मिलेगा पोटेशियम पॉजिटिव। तो ये पहली प्रॉब्लम, पहली समस्या ये है सर। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या यहाँ पे ये तो पहली समस्या है सर। दूसरी समस्या क्या है सर? कोई और दिक्कत है क्या? हाँ, तो ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करेगा उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो ये ब्रेक कैसे होगा सर? तो याद रखना, ये ब्रेक बेसिकली होता है K प्लस प्लस FeCN होल 6 के ऊपर 4 माइनस, इस तरीके से ये आयन में डिसोसिएट होता है। मतलब ये बड़का आयन, मैं अपने क्लास में बैचेस में बोलता हूँ कि ये दीवार जो है ना, ये बड़का ब्रैकेट, ये अंबुजा सीमेंट की बनी है, पानी में नहीं टूटेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पानी में नहीं टूटेगी। हो सकता है कोई और रिएजेंट आए इसके साथ रिएक्शन करा ले, लेकिन पानी की इतनी औकात नहीं कि इसको डिसोसिएट करवा दे। समझ गए? पानी में नहीं टूटेगा सर। हाँ, हो सकता है कोई रिएजेंट आ जाए बाहर से, वो इसको लेके भाग जाए, लेकिन पानी में नहीं टूटेगा। फिर आगे बात करें सर, सेंट्रल एटम क्या होता है? द एटम और आयन विच वन और मोर सेंट्रल मॉलिक्यूल और आयंस आर अटैच्ड इफ सेंट्रल एटम और आयन एक्सेप्ट लोन पेयर सो दैट इट शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है भाई, तो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, सेंट्रल एटम और आयन एक्सेप्ट लोन पेयर सो दैट इट शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता क्या है कि हमारे पास एक प्रजाति होती है जिनको लिगेंड बोलते हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम। अब मैं इसको CMA बोलूंगा, CMA बोले तो सेंट्रल मेटल एटम। वैसे तो CMA CMI लिखते हैं कि एटम भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, उस पर चार्ज भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में चार्ज ही होगा सर, लेकिन हम CMA लिखेंगे, जिसका मतलब आप समझ जाना कि इसका मतलब है सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन की 2-3 खासियत होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहली खासियत है कि इसका Z इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए सर, इसका Z इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए। Z इफेक्टिव ज्यादा होने के लिए इस पे साइज क्या होना चाहिए सर? छोटा होना चाहिए।
उसके चार्ज क्या होना चाहिए सर, चार्ज इस पे अधिक होना चाहिए। और क्या है सर, तो और एक चीज है सर, जेड इफेक्टिव ज्यादा, साइज कम, चार्ज ज्यादा, और साथ ही साथ इसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए। कौन कौन है जो कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है, कौन कौन है जो सेंट्रल मेटल एटम का काम कर सकता है, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स तो नहीं करते ये काम, कुछ केसेस को छोड़ के, है ना। ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 2 में बेरिलियम कर लेता है कुछ हद तक, मैग्नीशियम कर लेता है कुछ हद तक, और कैल्शियम कुछ हद तक। अगर किसी में औकात है कैल्शियम के साथ ये काम करने की तो कैल्शियम कर लेगा। उसके बाद हम बाकी बात करें, पीरियोडिक टेबल में पूरा का पूरा डी ब्लॉक करता है ये काम, पूरा का पूरा डी ब्लॉक ये काम करता है। डी ब्लॉक के बाद एफ ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर भी अगर आपने पढ़ा होगा तो लैंथेनाइड तो नहीं, लैंथेनाइड तो ये काम नहीं करते हैं, बट एक्टिनाइड्स बहुत अच्छे से ये काम करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का। साथ में एल्यूमिनियम और पी ब्लॉक के भी कुछ मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे कि लेड, ये सब है ना, डी ब्लॉक और साथ में पी ब्लॉक मेटल्स, पी ब्लॉक मेटल्स भी हैं, वो भी कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं सर। जैसे बिस्मथ हो गया, जैसे बिस्मथ का तो कम दिखेगा बट आपको एल्यूमिनियम का दिख जाएगा कॉम्प्लेक्स, आपको लेड का दिख जाएगा, आपको टिन का दिख जाएगा, ये भी कॉम्प्लेक्सेशन कर लेते हैं सर। ठीक है, तो इसमें बॉन्डिंग का तरीका अलग है थोड़ा सा। फिर कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें तो फॉर्म्ड बाय अ सिंपल कटायन विथ वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो जैसे देखो ये K4 होल 6 दिखे हैं, तो इसमें जो इस वाला पार्ट है जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है उसको हम आयनिक स्फीयर कहते हैं, उसको हम आयनिक स्फीयर कहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम क्या कहते हैं सर, उसको वी कॉल इट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे इसमें पोटेशियम इज आयनिक स्फीयर, जो कि काउंटर आयन है, बैलेंस करने के लिए आया है, और ये पूरा का पूरा बड़का अंबुजा सीमेंट की दीवार के अंदर जो चीज है उसको हम क्या कहते हैं सर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम चर्चा करते हैं लीगेंड्स की। लीगेंड्स क्या होते हैं सर, तो द आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कंबाइन विथ सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड लीगेंड। लीगेंड एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं उनको हम लेविस बेसिस कहते हैं, लीगेंड को हम लेविस बेसिस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें हम बात करें तो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, Cm है, आयन है, इस पे जुड़ा है Cn, तो Cn नेगेटिव जो है ये हमारा क्या है सर, ये हमारा लीगेंड है। तो लीगेंड का बेसिकली काम क्या होता है, लीगेंड का काम होता है लोन पेयर डोनेट करना। क्या करना भाई, लोन पेयर डोनर्स। तो लीगेंड्स आर लोन पेयर डोनर्स, एल से लीगेंड, एल से लोन पेयर, डोनेट करते हैं, खत्म बात। एल से लीगेंड, एल से लोन पेयर, एल से लेविस बेस, तो ये सभी काम क्या करते हैं सर, लोन पेयर डोनर्स हैं, तो दे आर लेविस बेस इन नेचर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो सम लीगेंड, ये भी ध्यान से सुनना, सम लीगेंड ऑल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम। और ये ऑल्सो एक्सेप्ट है ना, ऑल्सो एक्सेप्ट जो है, ये ऑल्सो एक्सेप्ट जो है, इसमें एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने थोड़ी सी भी केमिकल बॉन्डिंग ठीक से पढ़ रखी है तो आप ध्यान से सुनेंगे। ऑल्सो एक्सेप्ट फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम जो है ना, ये है बाय बैक बॉन्डिंग। किस बॉन्डिंग के द्वारा सर, बैक बॉन्डिंग करके अगर कोई एक्सेप्ट करता है, कौन सी बॉन्डिंग से, बैक बॉन्डिंग से अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं सर, उसको हम पाई एसिड लीगेंड कहते हैं। पाई क्यों शब्द आया सर, पाई इसलिए शब्द आया क्योंकि इसने पाई बॉन्ड, बैक बॉन्ड हमेशा बीबी कैसी होती है सर, बीबी जो है हमेशा पाई बॉन्ड होता है या ना, यस सर, बैक बॉन्डिंग इज ऑलवेज अ पाई बॉन्ड। अरे बैक बॉन्डिंग इज ऑलवेज अ पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड होता है, डेटिव बॉन्ड होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए Cn नेगेटिव हो गया, CO हो गया। एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो जैसे ये मेटल है, मेटल से जुड़ा C आइसा, तो इसमें क्या होता है सर, इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को कोऑर्डिनेट किया, मेटल भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पाई डेटिव बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट करता है, कई बारी बैक, है ना, इसको हम बोलते हैं, ये है बैक बॉन्ड। ये क्या है सर, बैक बॉन्ड, जिसको हम मेटल कार्बोनिल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसको हम मेटल कार्बोनिल्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो इनको पाई एसिड लीगेंड भी कहते हैं। फिर अगर हम चले क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड कई सारे वैरायटी वेरियस टेक्निक्स पे होता है, जिसमें सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे हम लीगेंड को क्लासिफाई करते हैं। तो चार्ज के बेसिस पे कुछ लीगेंड होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, उनको हम कैटायनिक लीगेंड बोलेंगे, जैसे NO+, C5H6N+, है ना, ये क्या है सर, पिरिडीन से मिलके बना हुआ है, C5H5N पॉजिटिव। फिर एनायनिक लीगेंड, ऐसे लीगेंड जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे नाइट्रेट आयन हो गया, NO2-, जैसे OH-, Cl-, Br-, फिर SO4 2-, फिर आगे ऑक्सलेट हो गया, बहुत सारे लीगेंड हो गए।
फिर आता है न्यूट्रल लीगेंड, है ना। आपको ये लीगेंड सबसे लेस इन नंबर मिलेंगे। क्यों सर? क्योंकि सर किसी पे पॉजिटिव चार्ज हो और फिर भी इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। किसी के पास पॉजिटिव चार्ज हो फिर भी तुम इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दो। ये जैसे एग्जांपल के लिए मान लो तुम्हारे प्लेट में ना 2 ही रोटी है और 4 लोग हो तुम। उस केस में भी अगर तुम आधी आधे और तुम्हें भूख भी बहुत लगी है, तुम्हें भैया भूख भी बहुत लगी है, तुम खुद भी भूखे हो और वो 4 लोग तुमसे ज्यादा भूखे हैं, उस केस में अगर तुमने आधी आधी रोटी बांटी ना, उसका मतलब अलग है। और एक बार तुम्हारे प्लेट में 150 तरह के व्यंजन है ना, 150 डिशेस हैं, उसमें से तुमने 5 डिशेस किसी को खिला दिए, किसी ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो खाना नहीं मिल रहा है, जिसको खाना नहीं है जिसके पास, उसको तुमने 5 डिशेस खिला दिए। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज है सर, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। इसमें तुम बोलोगे अरे बड़ा सज्जन आदमी, बड़ा बहुत बड़ा आदमी, लेकिन इसमें तुमने यू हैव सोन प्योर ह्यूमैनिटी कि भाई मैं भी भूखा ना सोऊं और बाकी सारे लोग भी भूखे ना रहे ना। तो दोनों डिफरेंट चीज़ है सर, है तो डोनेट करना है लेकिन है डिफरेंट सर। तो इसके पास नहीं होने के बाद, कमी होने के बाद भी डोनेट करता है, दैट इज अ बिगर पार्ट, है ना। तो ये कम होते हैं नंबर में, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे लोग खूब मिल जाएंगे जिनके पास बहुत पैसा, 10 रुपया दे दिया ऐसे और फोटो रील बना ली, है ना, हाँ इंस्टा रील बना ली और उसी रील से 2 लाख रुपया कमा लिया। 10 रुपया दिया 2 लाख रुपया कमा लिया। तो ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। तो जिन पे नेगेटिव चार्ज है देख लो आप। फिर न्यूट्रल लीगेंड भी होते हैं, जैसे कि H2O हो गया, CO हो गया, NO हो गया, NH3 हो गया, बेंजीन हो गया, एटसेट्रा। दीज आर न्यूट्रल लीगेंड्स। तो ये लीगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज है सर, 3 ही टाइप के चार्ज होते हैं। फिर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब ये डेंटिसिटी क्या होता है? तो इसकी हिंदी शब्द का मतलब बड़ा ही सिंपल है। हिंदी में डेंटिसिटी को बोलते हैं दंतुकता। दंतुकता का मतलब है कि कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कौन? लीगेंड मेटल को। इसका नंबर आपको क्या बता के देगा? किसी भी लीगेंड की दंतुकता, या फिर हम बोले तो डेंटिसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स, है ना, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स टू सेंट्रल मेटल एटम बाय पर्टिकुलर लिगेंड इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी के हिसाब से अगर मान लो नंबर ऑफ लोन पेयर्स, है ना, लोन पेयर्स जो डोनेट किए गए हैं, अगर ये 1 है तो डेंटिसिटी को हम इसको बोलेंगे मोनोडेंटेड। क्या बोलेंगे सर? मोनोडेंटेड। अब देखो यहाँ पे ना कुछ लोग डेंटेड लिखते हैं, कहीं कहीं डेंटेट लिखा होता है। एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो डेंटेट मिलेगा, TAT, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर 2 है तो इसको हम बाइडेंटेड बोलेंगे, बाइडेंटेट। फिर अगर 3 है तो हम इसको ट्राइडेंटेट बोलेंगे। फिर अगर 4 है तो इसको हम टेट्राडेंटेड। 5 है तो पेंटा। और 6 बहुत ज्यादा कॉमन है। 6 के लिए क्या होता है सर? हेक्साडेंटेट। 6 के लिए क्या होता है सर? हेक्साडेंटेट। समझ गए? 6 के लिए हेक्साडेंटेट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हैं डेंटिसिटी के हिसाब से। कुछ डेंटेड लीगेंड्स देख लेते हैं। वैसे आपको एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए, जैसे मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लीगेंड। द लीगेंड विच डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम। अब सुनना, अब यार पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या नेगेटिवली चार्ज्ड हो या न्यूट्रल हो, ये भी मोनोडेंटेड हो सकते हैं ना। ये मोनोडेंटेड भी हो सकते हैं, बाइडेंटेड भी हो सकते हैं, ट्राइडेंटेड भी हो सकते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं, फिर हेक्सा भी हो सकते हैं। ये सब तरीके से हो सकते हैं सर। तो अब हमें ध्यान रखना है कि कब क्या, मतलब ऐसा नहीं कि देखो चार्ज वाला क्लासिफिकेशन अलग है, चार्ज वाला क्लासिफिकेशन अलग है। जैसे एक एग्जांपल के लिए तुम्हारे सामने 10 खिलाड़ी खड़े हैं, एक बारी तुमने बोला मैं इनको स्टेट के हिसाब से बांटूंगा कि कौन किस स्टेट से खेलता है। तो ईशान किशन को पकड़ा, बोला भैया तू आजा झारखंड। फिर रोहित शर्मा को पकड़ा, बोला तू आजा भाई महाराष्ट्र, है ना। फिर मान लो बुमराह को पकड़ा, बोला तू आजा भाई गुजरात। पांड्या को पकड़ा, बोला भाई तू आजा गुजरात। सूर्य कुमार यादव को पकड़ा, बोला भाई तू आजा इधर, है ना। फिर अपने क्या कहते हैं बिश्नोई को पकड़ा, बोला राजस्थान। ऐसे स्टेट में बांट दिया। फिर एक क्लासिफिकेशन है, एक क्लासिफिकेशन है कि मैं बैट्समैन को अलग, बॉलर को अलग, ऑलराउंडर को अलग। तो बैट्समैन में सारे बैट्समैन आ सकते हैं ना, महाराष्ट्र वाले भी बैट्समैन है, कोलकाता मतलब बंगाल वाले भी बैट्समैन है, बिहार वाले भी बैट्समैन है, झारखंड वाले भी बैट्समैन है, यूपी वाले भी बैट्समैन है, कश्मीर हो गया, अभी कश्मीर से भी फास्ट बॉलर बहुत तगड़े तगड़े आ रहे हैं, वो भी बैट्समैन है ना। हिमाचल प्रदेश हो गया, वो भी बैट्समैन है, सिमिल, है ना। बाकी सभी जगह के बैट्समैन तो बैट्समैन है। तमिलनाडु हो गया, उनके बैट्समैन है।
केरला हो गया, वहां से संजू सैमसन, खतरनाक, सारे बैट्समैन है सर। तो बैट्समैन हर जगह से हो सकते हैं, बट स्टेट वाइज बांटेंगे तो अलग अलग कर देंगे सबको, तो ये सीन है सर। तो ये डिफरेंट लेग ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो अब इसमें क्या आता है सर, मोनोडेंटेड लिगेंड में जैसे देखो H माइनस, X माइनस में Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, फिर NH2 माइनस, फिर NH पे 2 माइनस। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है सर, इन दोनों में डिफरेंस है, इसकी चर्चा अभी हम आगे कर लेंगे, मैं आपको एक सीरीज बता दूंगा। फिर ये सुपर ऑक्साइड आयन है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ 2 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव आयन, 2 ऑक्सीजन पे, इसको मैं लिख देता हूँ 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव आयन, है ना। फिर एक्वा मतलब पानी, ये नाम भी लिखे हुए हैं, देखो इनके नाम थोड़े से बदल जाते हैं, NH3 अमीन, PS3 फॉस्फेट, ये फॉस्फेट तो नहीं है, ये फॉस्फीन है सर, ठीक है, दिस इज फॉस्फीन। फिर N3 माइनस, 3 नाइट्रोजन पे 1 नेगेटिव, 3 नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव, एक से अजाइड बन गया, एक से क्या बन गया भैया, एक से बना अजाइड, तो ये अजाइड आयन है। उसके बाद इधर नाइट्राइड आयन, 1 नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव, फिर ये है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, उसके बाद ये है हाइड्राजीनियम, NH2 NH3 प्लस, और ये NH2 हाइड्राजीन आयन है। ये कुछ आयंस हो गए सर, ये कुछ आयंस हो गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं सर, है ना। फिर हम चलते हैं जैसे CO और NO आर न्यूट्रल लिगेंड वेयर डोनर एटम आर कार्बन एंड नाइट्रोजन रेस्पेक्टिव आर जनरली, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन होता है जनरली इनमें, ये याद रखना। फिर अगर हम बात करें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन एक्ट एज लोन पेयर डोनर, ये भी याद रखना। ये कैसे हमने डिसाइड किया सर, कार्बन और नाइट्रोजन, तो इसमें कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें नाइट्रोजन है, तो यही डोनर एटम का काम करेंगे, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। जैसे पिरिडीन है, पिरिडीन भी इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है। ये पिरिडीनियम थोड़ा सा गलत बना हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा तो बनेगा पाइरिडीन, स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है सर। उसके बाद हम बात करें बाइडेंटेड लिगेंड की, तो ऐसे लिगेंड जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करेंगे उनको हम बाइडेंटेड बोलेंगे, जैसे कि CH2NH2 CH2NH2, अब यहाँ पे ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो दिस इज इथिलीन डाइअमीन, ये इसका नाम है, और इसको EN से रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत कॉमन है सर, बहुत कॉमन, जैसे हम अमेरिका को USA बोल देते हैं नॉर्मली, है ना, बट समझ गए, तो ये बहुत कॉमन है। उसके बाद इसकी बात करें सर, ये प्रोपिलीन डाइअमाइन है, इसको PN से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये कुछ लिगेंड है सर और उनके नाम, बट ये सभी बाइडेंटेड है। फिर ये बाइट एंगल होता है, बाइट एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। तो जैसे मान लो ये ऑक्सलेट है, ये क्या है सर, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट लिगेंड को ऑक्सलेटो नाम से बोलते हैं, तो दिस इज ऑक्सलेट। ऑक्सलेट की बात करें तो एक ऑक्सीजन से यहाँ कोऑर्डिनेट किया, एक ऑक्सीजन से यहाँ, तो ये जो थीटा एंगल है ना, इसको बाइट एंगल बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि कोई भी लिगेंड पॉलीडेंटेट तभी हो सकता है, कोई भी लिगेंड बाइडेंटेट, बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेड होने के लिए एक रीजन है कि सर उसको कम से कम, है ना, उसको कम से कम कितने मेंबर की रिंग बनानी होगी, तो आप बोलोगे कम से कम 4, या सॉरी कम से कम 5 मेंबर की रिंग बननी चाहिए। कितने मेंबर की, 5 मेंबर की। 5 मेंबर रिंग बनेगी तो 5 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है, तभी वो बाइडेंटेड लिगेंड का काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी एटम के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 ही एटम है उसमें बस, तो वो कभी नहीं कर पाएंगे बाइडेंटेड लिगेंड का काम। आगे बढ़ते हैं सर फटाफट। इसके बाद अगर हम आ जाए तो ये बाइट एंगल की बात हो गई। फिर किलेट्स हो गए। किलेट्स क्या होता है सर, व्हेन पॉलीडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड मेकिंग बॉन्ड विद सेंट्रल एटम देन द रिंग टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड किलेट्स, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स विद सेंट्रल एटम आर कॉल्ड किलेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है सर, ये रोजी रेड पीपीटी है किसकी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट सवाल है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट सवाल है सर किसका, ये NiDMG होल ट्वाइस है, NiDMG होल ट्वाइस। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरीके की रिंग बनती है सर, एक ये देखो जिसमें 1 2, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, इस स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ किया गया है। गड़बड़ ये किया गया है कि सर यहाँ पे, है ना, गड़बड़ ये किया गया है कि सर यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से नहीं बनेगी, ये लाइन यहाँ से बनेगी, दिस लाइन शुड बी फ्रॉम हियर। तो ये हो गया एक, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सवाल जेईई एडवांस का पूछा है कि कितने मेंबर की कितने रिंग है, तो 1 2 3 4 5, है ना। फिर तो ये 1 पे आ गया, तो ये 5 मेंबर की एक रिंग है ये वाली, ये भी इसी तरीके से 5 मेंबर की रिंग है। बट ये H बॉन्डिंग के कारण, किसके कारण सर, H बॉन्डिंग के कारण, यहाँ पे H बॉन्डिंग होती है सर इसमें, और H बॉन्डिंग के कारण यहाँ पे कलर बदल के रेड कलर से दिखाता हूँ 1
यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो 6 मेंबर की रिंग ऊपर और नीचे। तो कई बार ये जेईई एडवांस ने सवाल पूछा कि एनआईडीएमजी का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कितने 5 मेंबर की रिंग, कितने 6 मेंबर की रिंग। समझ गए क्या? तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल है सर। एनआईडीएमजी तो बहुत ही डायरेक्ट सवाल है। फटाफट कॉपी कीजिए इसको, फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए, ये मतलब बेसिकली क्या है, ये जेईई एडवांस का भी सवाल है सर और बेहतरीन सवाल है। इसके बाद हम आगे आते हैं सर। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कॉम्प्लेक्स है ना, कई बार आपसे पूछेगा कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का नंबर काउंट कर दो और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पहले मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं, इसके बारे में अभी तक अपन ने लिखा नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम सीएन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बेसिकली होता है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सीएमए। इसका मतलब सिंपली है सीएमए को कितने तीर लग रहे हैं। तीर कैसे सर? क्योंकि अबे लोन पेयर तो ऐसे कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो ये मेटल है, इसको जितने भी तीर लग रहे हैं ना उसके नंबर काउंट कर लो, वही उनका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब क्या है सर कि अगर कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है, अगर कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, अगर कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है, वैसे ये वाली नीचे वाली लाइन की कोई खास जरूरत नहीं है, इसको मैं अभी हटा देता हूं क्योंकि हमने लिगेंड वगैरह ऑलरेडी पढ़ रखा है। दिस इज नॉट दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। हाँ, तो अगर हम बात करें कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है तो हम क्या करेंगे, वो एक ही तीर मारेगा। कोई बाइडेंटेड लिगेंड है तो वो 2 तीर मारेगा, कोई ट्राइडेंटेड है तो वो 3 तीर मारेगा, टेट्राडेंटेड है तो 4, है ना, इस तरीके से। अगर हम बात करें इसमें तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है सर, तो नंबर ऑफ लिगेंड भी 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है। इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना, तो टोटल 4 इधर और 4 इधर, तो 8 हो गए। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सर? कोऑर्डिनेशन नंबर 4,4, हर मेटल का अलग अलग, इसके लिए अलग निकाला, इसके लिए अलग निकाला। इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कितना है सर? एक ही है, बट ये लिगेंड ईडीटी है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मैं एक बार आपको ईडीटीए दिखा देता हूँ। ईडीटीए का पूरा नाम है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट है ना, ये हो गया। तो इथिलीन डाइअमीन बना लो, पहले CH2 बना लेंगे, अब यहाँ पे NH2 होता है, NH2 होता है, बट NH2 नहीं, केवल NN लिख लिया। ये इथिलीन डाइअमीन का फॉर्म है। अब इसमें टेट्रा एसीटेट का मतलब है यहाँ पे लगा CH2C डबल बॉन्ड O माइनस CH2C डबल बॉन्ड O माइनस CH2C डबल बॉन्ड O माइनस CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये हो गया 1 एसीटेट, 2 एसीटेट, 3 एसीटेट, 4 एसीटेट। दिस इज EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इसमें अगर हम डेंटिसिटी की बात करें तो एक डेंटिसिटी यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है यहाँ से 5, यहाँ से 6, तो इट इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। एज अ होल इट इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेटल और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब बहुत सारे मेटल्स के कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। जैसे कॉपर 2+ है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली कितने का होता है सर? 4। सिल्वर +1 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का होता है। गोल्ड +1 का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का होता है। मरकरी 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 4 का हो जाता है, 4 इसमें ज्यादा कॉमन है। आयरन 3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का होता है जनरली। फिर अगर हम कोबाल्ट 2+ की बात करें तो कोबाल्ट 2+ 4,6 रखता है, और कोबाल्ट 3+, दिस इज कोबाल्ट 3+ है ना, कोबाल्ट 3+ 6 का। आयरन 2+ भी 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कुछ और मेटल्स की, उसी तरीके से हम बात करें कुछ और मेटल की, जैसे क्रोमियम 3+ है, ये भी 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है। एल्यूमिनियम +3 है, ये 4 और 6 रखता है, जिसमें से लिगेंड पे डिपेंड करता है ना। फिर अगर हम बात करें आपका जिंक का, जिंक 2+ की बात करें तो जिंक 2+ जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है आपका 4 का। इस तरीके से कुछ मेटल्स हैं जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स फिक्स होते हैं सर। गोल्ड +3 की बात करें तो गोल्ड +3 जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है 4 का। प्लैटिनम की बात करें, प्लैटिनम +2 जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 4,6 का रखता है, जिसमें 4 नॉर्मली ज्यादा स्टेबल। और यही प्लैटिनम +4 की बात करें तो प्लैटिनम +4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का रखता है। तो ये हो गई कुछ खास बातें, ये हो गई कुछ
खास बातें। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे चलते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन है, अगेन नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे चले तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने का जो तरीका मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने के पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कटायन पार्ट का नाम लिखते हैं। मैं आपको यहाँ पे अगर नियम कानून तो लिखे, बट मैं एक बारी ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, नियम फिर हम बस ऐसे देख लेंगे। तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे सर, कटायनिक पार्ट का। किसका, कटायनिक पार्ट का, देन अनायनिक पार्ट, देन अनायनिक पार्ट, फिर लिखेंगे अनायनिक पार्ट का नाम, फिर लिखेंगे अनायनिक पार्ट का नाम। अब कटायनिक पार्ट का नाम हमेशा पहले लिखेंगे। कटायनिक पार्ट दो तरीके का हो सकता है सर, कितने तरीके का, दो तरीके का। एक तो है सिंपल आयन, मतलब नॉर्मल आयन जैसे कि K+NH4+ है ना, ऐसा हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कॉम्प्लेक्स आयन, दूसरा हो सकता है कॉम्प्लेक्स आयन। अगर सिंपल आयन है तो ठीक है सर, सीधा सीधा लिख देंगे। अनायनिक पार्ट की बात करें तो अनायनिक पार्ट भी दो टाइप का हो सकता है सर, एक तो हो सकता है सिंपल आयन, दूसरा हो सकता है कॉम्प्लेक्स आयन। अगर सिंपल आयन है तो सीधा नाम लिख देंगे भैया, सीधा, जैसे मान लो Cl नेगेटिव है तो क्लोराइड लिख देंगे, खत्म है बात। लेकिन जब ये नहीं है, सिंपल कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स आयन के नाम लिखने का तरीका, तो अब हम आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे करते हैं सर। तो कॉम्प्लेक्स का नाम करने से पहले सबसे पहले हम नाम लिखते हैं लीगेंड्स का। कॉम्प्लेक्स के नामकरण के पहले सबसे पहले लिखा जाता है लीगेंड्स का नाम। जब हम लीगेंड्स का नाम लिखते हैं तो उसमें दो तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा आपको। दूसरा, नंबर मेंशन करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लीगेंड आपको मेंशन करना पड़ेगा सर। नंबर ऑफ लीगेंड में नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं सर, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे ये ऑलरेडी ये नाम आ जाए। अगर ये नाम ऑलरेडी आ जाए तो 2 के लिए हम यूज करते हैं बिस, 3 के लिए हम यूज करते हैं ट्रिस, 4 के लिए हम यूज करते हैं टेट्राकिस, 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस, इस तरीके से। लेकिन ये कब, जब ये नाम ऑलरेडी आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए इथिलीन डाई अमीन, अब इसमें डाई शब्द यूज हो गया ना, तो डाई के साथ बाई लगाएंगे तो बेकार लगेगा, इस वजह से ऐसा करते हैं। फिर एक बात याद रखना कि नंबर ऑफ लीगेंड जो है, नंबर जो लेंगे लीगेंड का, वो नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बेटिकल ऑर्डर। और कुछ लीगेंड ऐसे हैं जिनका नंबर हमेशा बिस, ट्रिस, टेट्राकिस इसी तरीके से किया जाता है, अपार्ट फ्रॉम उसमें कोई नंबरिंग नहीं आती है, मतलब उसमें ऑलरेडी कोई नंबरिंग नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए बेंजीन C6H6, जैसे एग्जांपल के लिए ऑक्सलेट C2O4 2 नेगेटिव, इन सब के बाद तो हमने लीगेंड का नंबर दे दिया। लीगेंड का नंबर करने के बाद फिर हम आगे क्या करते हैं सर, फिर हम आगे क्या करते हैं, लीगेंड को जैसे ही हमने नंबरिंग कर दी, फिर हम आते हैं मेटल आयन पे, इस पे सीएमए पे। सीएमए का नाम दो हिसाब से लिखा जाता है। कैसे सर, अगर तो सीएमए जो है, अगर जो सीएमए है कटायनिक पार्ट पे है, कटायनिक पार्ट पे है तो सिंपल नाम लिख देंगे सर। क्या लिख देंगे, सिंपल नाम, मतलब सिंपल नेम लिख देंगे, है ना। लेकिन वहीं अगर ये अनायनिक पार्ट में है, वहीं अगर ये अनायनिक पार्ट में है, तो अनायनिक पार्ट के अंदर इसके नेम के अंत में, अनायनिक पार्ट में अगर ये है तो नेम के अंत में, ये अगर अनायनिक पार्ट में है तो अनायनिक पार्ट में नेम के एंड में इसमें हम क्या लगाएंगे सर, 8 लगाएंगे। और नॉर्मली हम इसमें कौन सा नाम लिखते हैं सर, नॉर्मली हम इसमें लैटिन नेम को यूज करते हैं, जनरली हम लैटिन नेम को यूज करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA इन रोमन न्यूमरल्स, इन रोमन न्यूमरल में हम ये लिखेंगे और इसी तरीके से हमारा नाम हो जाता है। बस यही सिंपल टेक्निक है सर। इतनी बात जिसको पता है वो सब कुछ कर देगा। फिर अनायनिक पार्ट भी अगर कॉम्प्लेक्स है तो यही राम कहानी, उस पर भी दोहरा दो। चलिए देखते हैं कुछ। फिर यहाँ पे है जैसे नेमिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, तो इन नेमिंग ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिव पार्ट इज नेम फर्स्ट वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इन नेमिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन लीगेंड विल बी नेम्ड फर्स्ट एंड दीज, अब जब कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स को नेम करने में लीगेंड को नेम फर्स्ट करेंगे, विल फॉलो बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इफ मोर देन वन लीगेंड इज प्रेजेंट देन वी विल यूज बाई ट्राई टेट्रा टू गिव नंबर ऑफ लीगेंड, बट इफ बाई ट्राई टेट्रा एसोसिएटेड विथ दिस तो हम उसको बदल देंगे। एंड लीगेंड्स आर प्लेस्ड इन स्मॉल पैरेंथेसिस, ऐसे लीगेंड को स्मॉल पैरेंथेसिस में रखेंगे इस केस में, ठीक है। फिर बाई ट्राई टेट्रा आर नॉट यूज्ड इन अल्फाबेटाइजेशन if these are given
नंबर ऑफ द लिगेंड्स, ठीक है। अगर ये नंबर दे रहे हैं तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आएंगे। फिर नेमिंग द लिगेंड की बात करें तो नेमिंग ऑफ द लिगेंड हैज सफिक्स, एक सफिक्स होगा। फिर पॉजिटिव लिगेंड हैज सफिक्स, ठीक है। जैसे हम बात करें इसमें, मैं आपको बता देता हूँ नेगेटिव लिगेंड जो है, देखो ध्यान से, ये कहना क्या चाहता है, नेगेटिव अगर लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, और नेगेटिव लिगेंड के नाम में तीन चीजें आपको कॉमनली देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एट, जैसे सल्फेट हो गया, तो इसके नाम में एटो कर देते हैं सर, लिगेंड का नाम जब लिखेंगे। फिर अगर हम बात करें कभी आइट है सर, तो इसको हम आइटो कर देंगे। कभी आइड है तो आइड को बदल के या तो आइडो कर देंगे या फिर ओ कर देंगे। जैसे एग्जांपल एक एक सबका देख लेते हैं। सल्फेट है तो सल्फेट को हम सल्फेटो बोलेंगे, जब हम इसको लीगेंड की तरह ट्रीट करेंगे तो सल्फेटो बोलेंगे। फिर अगर मान लो हमारे पास सल्फाइट है या नाइट्राइट है, NO2-, तो इसको हम नाइट्राइट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नाइट्राइटो। फिर अगर हम बात करें सर आइड है, आइड को हम बोलेंगे आइडो। जैसे N3, 3 नाइट्रोजन पे 1 नेगेटिव, तो ये अजाइड आयन है ना, तो इसको हम बोलेंगे अजाइडो, या फिर केवल ओ लगा देंगे एजो, ये भी बोल देते हैं, है ना, अजाइडो या एजो, इस तरीके से। फिर अगर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स है, फिर हमारे पास अगर लिगेंड कैसे हैं सर, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल लिगेंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं नाम लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो NO को हम बोलते हैं नाइट्रोसो, क्या बोलते हैं सर, नाइट्रोसो, ठीक है। फिर अगर हम बात करें CO को, CO को बोला जाता है कार्बोनिल, क्या बोला जाता है सर, कार्बोनिल। H2O की बात करें तो H2O को हम बोलते हैं एक्वा। फिर NH3 की बात करें तो NH3 को हम बोलते हैं आमीन, AMMINE, आमीन, ठीक है भाई। इस तरीके से हम इसको नामकरण करते हैं। और जितने भी पॉजिटिवली लीगेंड है, पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड है, उनके एंड में IUM लगता है, क्या लगता है सर, IUM, एंड में उनके क्या लगता है सर, IUM। जैसे हाइड्रोजीन है तो हाइड्रोजीन के अंत में अगर मान लो मैंने ये लिखा तो ये हाइड्रोजीन से बना है NH2NH3+, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्राजीनियम, क्या बोलेंगे, हाइड्राजीनियम। इस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है सर। दिस इज हाउ वी नेम लिगेंड्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यही है पॉजिटिव लिगेंड के लिए, यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिख रखा है ना। तो ये हो गया नामकरण, ये सारी चीजें क्या हो गई सर, नामकरण। एक दो नामकरण करके देख लेते हैं। जैसे मान लो इसका नाम हमें करना है K4FeCN6, K4FeCN6, एक ये ले लेते हैं। उसके बाद एक ले लेते हैं PTNH3 4 PTCl4। फिर उसके बाद एक ले लेते हैं आपका अनायनिक पार्ट का लिगेंड ले लेते हैं, या कटायनिक पार्ट का लिगेंड ले लेते हैं, CONH3 होल ट्वाइस Cl2 Br2, ठीक है। और इस पर टोटल चार्ज हो गया, ये है +3, ये हो गया -4, तो टोटल चार्ज इधर 1 आ गया, तो यहाँ पे Cr लगा लेते हैं। कैसे क्या करेंगे सर, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। अब केवल कटायनिक पार्ट में कभी नंबर नहीं लिखते, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होना, सिंपल आयन का कभी नंबर नहीं लिखा जाता। RBI दे देता हूं एक, यहाँ पे याद रखना, #RBI, सिंपल आयन का नंबर नहीं लिखते। नंबर ऑफ सिंपल आयंस या फिर काउंटर आयन इज नेवर रिटन, काउंटर आयन इज नेवर रिटन, इज नेवर रिटन। हम काउंटर आयन का नंबर कभी नहीं लिखेंगे सर। तो इसका नाम अगर मेरे को करना है तो आप बोलोगे ये पोटेशियम है सर, तो पोटेशियम लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास लिगेंड की बात करें तो CN है, CN साइनाइड होता है, आइड, तो इसको हम साइनाइडो लिख देंगे या साइनो लिख देंगे। कितना है सर, 6 है, तो हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। फिर आयरन है ना सर, किस पार्ट में है, नेगेटिव पार्ट पे, अनायनिक पार्ट पे है, तो आयरन की जगह हम फेरेट लिखेंगे, फेरेट। और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 का। तो ये हो गया इसका नाम। इसकी बात करें, यहाँ पे कटायनिक पार्ट भी ये है, वो भी ये है, तो ऐसे केस में हम पहले कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो, इस पे टोटल 4 नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे पहला ऑप्शन है दोनों पे बराबर चार्ज बांट के देख लो काम बनता है क्या। अगर मैं इस पे +2 बांटूं और इसको भी +2 दूं तो ये काम बन जा रहा है सर, ये +2 है, ये -2 आ जाएगा नेट, और ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ठीक है सर, मेरा तुक्का सही निकला, मेरा तुक्का सही निकला सर। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, ये प्लैटिनम है ना सर, तो प्लैटिनम को मैं बदल के ऐसा कर दूंगा कि यहाँ पे लिखूंगा प्लैटिनम, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सर, प्लैटिनम। फिर उसके साथ नहीं, प्लैटिनम कैसे लिख रहे हो सर, कुछ भी नहीं सर। सबसे पहले ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में नाम हम किसका करते हैं सर,
लिगेंड का, तो मैं लिखूंगा टेट्रा क्योंकि 4 है। टेट्रा के बाद आमीन, आमीन में याद रखना हमेशा NH3 को अमोनिया वाले लिगेंड को आमीन डबल एम के साथ लिखते हैं सर। क्या लिखते हैं? डबल एम के साथ, है ना, टेट्रा आमीन। फिर यहाँ पे हो गया प्लैटिनम 2, प्लैटिनम 2। फिर उधर आ जाएंगे सर, उधर चले तो ये क्या है सर? टेट्रा क्लोरो, क्लोराइड है तो क्लोरो हो गया। और फिर यहाँ पे प्लैटिनम ना लिख करके यहाँ पे लिखेंगे प्लैटिनेट। क्या लिखेंगे? प्लैटिनेट, और इस पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो ये हो गया इसका पूरा नाम। प्लैटिनेट क्यों लिखा? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें सर, इसका नाम आप कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में करके मुझे कमेंट बताइएगा, मैं कमेंट करूंगा कि कितने लोगों ने सही किया। इसके होमवर्क का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। फिर हम आगे बात करते हैं सर, थ्योरीज टू एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी आई? अगर हम सबसे पहली थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले एक अंकल थे जिनका नाम था वर्नर। तो वर्नर अंकल ने थ्योरी दी जिसका नाम हमने रखा वर्नर्स थ्योरी। दूसरे की बात करें तो दूसरे अंकल थे आपके सिडविक। क्या नाम था सर? सिडविक। सिडविक की अगर हम बात करें तो सिडविक अंकल ने हमें दिया EAN रूल। क्या दिया सर? EAN रूल। उसके बाद तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे में हमें VBT मिला सर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और चौथे में हमें CFT मिला, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये दोनों थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों थ्योरी से एडवांस कई बार सवाल पूछ लेता है। नंबर मतलब कुछ ऐसे 4 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो आइए एक एक करके इन थ्योरीज को तुरंत रिकैप करते हैं। सबसे पहले वार्नर अंकल की थ्योरी की बात करें तो वार्नर अंकल ने बोला कि देखो भैया, किसी कॉम्प्लेक्स में, कहां पे सर? कॉम्प्लेक्स के अंदर। किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स के अंदर कटायन के पास 2 वैलेंसीज होती है। एक है PV प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा है SV सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी की अगर हम बात करें, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कौन पूरी करता है, कैसे पूरी करता है, ये अगली पेज पे देख लेते हैं। प्राइमरी वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। ये बताया किसने था? ये वर्नर अंकल ने बताया था सर। देखो ये मैं नहीं कह रहा, मैं अभी इसमें एडवांसमेंट कर दूंगा, मैं बोलूंगा ये कोई भी कर सकता है सर। आज के डेट में ये नेगेटिवली भी कर सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकता है, बट वर्नर अंकल ने कुछ ही कॉम्प्लेक्स थे ना यार, उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स थे नहीं बहुत सारे, तो उन्होंने इस तरीके से बोला कि ये वर्नर अंकल के शब्द है। बोल मैं रहा हूं, शब्द वार्नर अंकल के हैं। वार्नर नहीं, वर्नर है ना। हाँ डेविड वार्नर नहीं है भाई ये, हाँ ऑस्ट्रेलिया वाला जो बहुत मारता है। ठीक है सर। तो उसके बाद हम बात करें, इट इज आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल मतलब पानी में डालेंगे तो आयोनाइज हो जाएगा। फिर इट इज रिप्रेजेंटेड एज ऑक्सीडेशन नंबर। आज के डेट में इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड लाइन। इसको डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं सर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, है ना, सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो इट इज नॉन आयनाइजेबल। इट इज रिप्रेजेंटेड या इट इज रेफर्ड, है ना, इट इज रेफर टू एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल और आयन। इसका मतलब क्या है सर? आज की डेट में मॉडर्न जमाने में जो PV थी, PV बोले तो प्राइमरी वैलेंसी, और जो SV थी, प्राइमरी वैलेंसी को इन्होंने बोला कि देखो भाई ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सेकेंडरी वैलेंसी को इन्होंने बोला देखो भाई ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड, है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन से करते हैं उसको, डैश लाइन से करते थे। फिर एक और वैलेंसी होती है, ये मैं आपको स्पेशल बात बता देता हूं। कुछ वैलेंसीज जो है SMS, SM स्पेशल, ये क्या है सर? ध्यान से सुनिएगा कि कुछ वैलेंसीज ऐसी होती हैं जिनको ऐसे और ऐसे दोनों से दिखाते हैं। ये आयंस ऐसे हैं जो प्राइमरी वैलेंसी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे? अभी एग्जांपल में दिखा दूंगा। फिर आखिरी लाइन आप देख ही रहे हो, हर मेटल एटम और आयन हैज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर सो इट हैज फिक्स्ड ज्योमेट्री। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्टेटमेंट ही अपने आप में बता रहा है कि वर्नर अंकल ने ज्योमेट्री की थोड़ी बहुत चर्चा की थी। कुछ लोग आप स्टेटमेंट से अगर आप चर्चा करोगे तो बोलेंगे नहीं, वार्नर ने ज्योमेट्री की बात कहाँ की थी? नहीं की थी, किसी की ज्योमेट्री बता के नहीं दी थी इन्होंने कि इसकी ज्योमेट्री ऐसी होगी, इसकी ज्योमेट्री ऐसी, ना ना ना। लेकिन उन्होंने बोला देखो यार, जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना वही डिसाइड करेगी ज्योमेट्री, और जो आज के डेट में होता भी है सर, आज के डेट में ऐसा ही होता है सर। तो बात तो चाचा की सही रही है ना, चाचा की बात तो एकदम सही थी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इसकी बात करूं और इनकी बात करूं तो इनमें हम क्या करते हैं सर? सबसे पहले इधर ले लेते हैं इसको NH3, इसको हम इस तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। देखो ये है कोबाल्ट, कोबाल्ट से मैंने सीधी लाइन से जोड़ा NH3, फिर 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 जोड़ा NH3, और उसके बाद डॉटेड लाइन से Cl। तो जो डॉटेड लाइन से बनाया है इसका मतलब क्या है सर? ये आयोनाइजेबल है, टूट के बिखर जाएगा। Cl कहीं भी लगा दो,
तो इसका मतलब है जब इनको पानी में डालेंगे ना, जब इसको पानी में डालेंगे तो ये टूट के ये वाले पार्ट निकल जाएंगे। तो इसको मॉडर्न तरीका जो है, मॉडर्न टेक्निक जो है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो ये बना दिया लोगों ने। बोला इसको ऐसे लिखो, CONH3 होल 6, ये बढ़ के ब्रैकेट में लिखो। क्यों? क्योंकि भैया ये दीवार टूटेगी नहीं, अंबुजा सीमेंट से नहीं, बढ़ के ब्रैकेट से जो बनी है। ठीक है भाई, ये बात है। इसकी बात करें, इसमें क्या करेंगे सर? अब इसमें देख लो कैसे होगा। इसमें आप कोबाल्ट लिखोगे, ठीक है सर, 5 NH3, जो कि एक्चुअली में तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। ये हो गया NH3, इधर भी हो गया NH3। अब 5 NH3 खत्म हो गया, अब एक क्लोरीन एटम को मजबूरन आना पड़ेगा। तो जो क्लोरीन एटम आएगा उस पर चार्ज है, अगर किसी एटम पे चार्ज है तो उसको डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करना होगा। तो इस एटम को डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सर। तो ये क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन लिगेंड की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और अपना कोऑर्डिनेशन नंबर तो पूरा करेगा। तो इसको दोनों लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डैश्ड और डॉटेड दोनों लाइन। ठीक है, अब इसके साथ क्या करेंगे सर? अब इसके साथ क्या करेंगे? अब इसके साथ यहाँ पे क्लोरीन और एक क्लोरीन। तो जब आप इसको पानी में डाल रहे हो, जब आप इसको पानी में डाल रहे हो, तो इट इज ओनली गिविंग यू 2 क्लोराइड आयन। जब आप इस पूरे इस जनजाति को पानी में डालोगे तो ये आपको 2 ही आयन बना के देगा, मतलब टोटल ये बना के देगा। इसको आप लिखोगे CO कोबाल्ट NH3 होल 5, एक Cl भी इसी के अंदर है और 2 Cl बाहर की तरफ है। ये है इसका फॉर्मूला, ये है इसका फॉर्मूला। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर हम पूछे कि सर इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? सर सबसे पहला यूज है इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पता करने में, और दूसरा यूज है इसका कंडक्टिविटी कैलकुलेशन में। कैसे सर? ध्यान से सुनिएगा। अगर नंबर ऑफ आयंस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है सर? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम आई निकालते हैं। आई हमें क्या बताता है सर? वेंट ऑफ फैक्टर। आई इज वेंट ऑफ फैक्टर, है ना। आई जो है वो क्या है सर? वेंट ऑफ फैक्टर। अभी कुछ दिनों पहले सॉल्यूशन की एक क्लास मंजिल में ली, उसमें मैंने आपको बताया वेंट ऑफ फैक्टर क्या। अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है। तो वेंट ऑफ फैक्टर, अब आई जो वेंट ऑफ फैक्टर है सर, आई एक्चुअली में जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो और क्या करेगा सर? ध्यान से सुनिएगा। आई जो एक्चुअली में वेंट ऑफ फैक्टर है वो हम पता करते हैं नंबर ऑफ आयनाइजेबल आयंस, नंबर ऑफ आयंस जो डिसोसिएट होगा, इसी से तो पता करते हैं ना सर। तो अब कभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है तो आई निकालना पड़ेगा। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मेरे को निकालना हो, कोई सा भी ले लो, वो सभी में आई चाहिए मेरे को, वेंट ऑफ फैक्टर चाहिए, तो नंबर ऑफ आयंस हमें यहाँ से पता लग जाता है, सीधी सीधी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें कंडक्टिविटी कैलकुलेशन की, तो ये भी याद रखना कि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा, पहली बात, ये पहला पॉइंट है सर। अब कभी अगर नंबर ऑफ आयंस सेम हो जाए तो क्या करेंगे सर? तो याद रखना, अगर नंबर ऑफ आयंस सेम हो जाए, नंबर ऑफ आयंस सेम है, नंबर ऑफ आयंस अगर सेम है तो हम देखते हैं चार्ज ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा, आयन पे चार्ज ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा। सिंपल है सर ये, तो कंडक्टिविटी ज्यादा। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं अगली थ्योरी पे, इसके बाद हम आगे चलते हैं अगली थ्योरी पे। चलिए फिर आगे देखते हैं सर फटाफट कि ये वेंट ऑफ फैक्टर वाले कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये सवाल रहा कि गिव द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग, इनके ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी की हमें बात करनी है। अगर मैं इसमें देखूं तो ये हमें टोटल 4 आयंस बना के देगा। कितने आयंस बना के देगा? 4। 3 तो क्लोराइड आयन और एक ये बड़का आयन। इसकी बात करें तो ये हमें टोटल 3 आयंस बना के देगा। ये कितने आयंस बना के देगा सर? ये हमें 3 आयंस बना के देगा। एक क्लोरीन यहां लगा लेते हैं इस, अच्छा नहीं, ये भी कंप्लीट है सर, है ना। इसकी बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो ये गड़बड़ है सर, थोड़ा सा गड़बड़ क्या है सर? यहाँ पे लगेगा 2, यहाँ पे लगेगा 2 और एक क्लोरीन यहाँ बाहर आना चाहिए। अब इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप देखोगे ये हमें 2 आयंस बना के देगा, और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमें 0 आयंस बना के देगा। तो मैंने आपको बताया अगर आयन की नंबर ज्यादा है तो सीधा उसको जितवा दो। तो आप बोलोगे सर ए की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद बी की कंडक्टिविटी होगी, उसके बाद सी की होगी और सबसे कम डी की होगी, ऑर्डर हो गया। फिर अगर हम इन दोनों में बात करें ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी की, तो आप देखेंगे सर ये भी हमें 2 आयन बना के दे रहा है और ये भी हमें 2 आयन बना के दे रहा है। जब नंबर ऑफ आयन सेम हो जाए तो हम चार्ज देखते हैं। इस पे अगर हम बात करें तो +1 -1 है, इस पे अगर हम बात करें तो ये +2 और -2 है। -2 होने के कारण हो गया ना ये चार्ज तो डबल हो गया सर। एक आयन +2 चार्ज लेके जाएगा, दूसरा -2, दोनों दो डबल चार्ज है सर, तो 4 गुना काम इससे ज्यादा करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू चार्ज।
जब नंबर ऑफ आयन सेम हो जाए तो हम चार्ज को तवज्जो देते हैं। इसके बाद अगली थ्योरी पे जाते हैं सर। अगली थ्योरी का नाम है सिडविक EAN रूल। सिडविक EAN रूल में सबसे पहले EAN की बात कर लेते हैं, है ना। EAN की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EAN का फॉर्मूला क्या होता है। तो EAN जो है ये बराबर होता है Z, है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है ये बराबर होता है Z प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। और याद रखना ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ये हम चार्ज के साथ लिखेंगे सर, ये हम चार्ज के साथ यहाँ पे लिखेंगे। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है EAN रूल का, और ये EAN निकालने का फॉर्मूला है। और EAN रूल ये कहता है कि कोई भी एटम अपना नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। अकॉर्डिंग टू EAN रूल कटायन और एटम दे टेंड टू अचीव, है ना, यहां पे लिख देता हूं दे टेंड टू अचीव, दे टेंड टू अचीव इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सो दैट कॉम्प्लेक्स बिकम मोर स्टेबल, जिससे कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाए। नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो, अगर मैं बीच में खड़ा हूं तो मेरे उस तरफ भी नोबल गैस है और इस तरफ भी नोबल गैस है। अब मेरे को देखना है कि नियरेस्ट अगर है तो पीछे वाला भी हो सकता है, आगे वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर नेक्स्ट नियरेस्ट की बात करें तो हम हमेशा आगे की तरफ जाएंगे और उसके बाद देखेंगे। मतलब समझ गए ना मेरी बात। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रीच करना चाहता है। और नोट ये है कि एवरी मेटल एटम और आयन, ये तो पुराने वाले का है जो कि यहाँ पे आके चिपक गया है गलती से, है ना। ये मिस प्रिंटिंग है सर, तो इसको ढक देते हैं बिल्कुल खत्म। चलिए, तो हम बात किसी कर रहे थे सर EAN रूल में कि EAN निकालना है और EAN को नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर करते रहना है, बस सिंपल है। जैसे अगर हम बात करें कि एग्जांपल ले लेते हैं कि हम EAN निकालते हैं किसकी सर, K4FeCN होल 6 का। तो इसका अगर हम EAN निकालें, या इसका निकाल लेते हैं, पहले छोड़ो इसका निकाल लेते हैं, CONH3 होल 6 और इस पे 3 प्लस। इसका EAN निकालोगे तो आप बोलोगे सबसे पहले कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर। तो कोबाल्ट का EAN पहले निकालते हैं। EAN जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 इंटू 6 और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसी पे है सीधा +3 का, तो ये -3 कर दिया। ये टोटल कितना आ रहा है सर, 24 + 12 जो कि 36 है क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर। तो बिल्कुल सही है, मतलब ये नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, तो दिस कंपाउंड वुड बी स्टेबल। ये तरीके से। लेकिन याद रखना इट इज नॉट द अल्टीमेट रूल, इट इज नॉट द अल्टीमेट रूल। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, K4FeCN होल 6 एक कंपाउंड है और इसी का भाई है K3FeCN होल 6, K3FeCN होल 6। इन दोनों ही कंपाउंड में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आयरन जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके लिए जब आप EAN निकालोगे, तो देखो कितना आता है, देखते हैं ध्यान से। इसके लिए EAN निकालेंगे तो आयरन हो गया 26 में जोड़ा हमने 6 इंटू 2 और माइनस कर दिया हमने 2, तो ये कितना आ गया सर, 24 + 12। अरे बोलो भाई सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए। आप बोलेंगे 36। इसके लिए जब हम EAN निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है सर, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप बोलेंगे 26 + 2 या 6 इंटू 2 और माइनस यहाँ पे 3 करेंगे तो ये आ रहा है 35। मतलब इसने EAN को फॉलो किया, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस बनाया, इसने EAN को फॉलो नहीं किया। लेकिन इन दोनों में से स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में कौन ज्यादा है सर, स्टेबिलिटी ही भाई साहब की ज्यादा है। इसका मतलब EAN रूल इज नॉट द अल्टीमेट रूल। हाँ, EAN रूल कार्बोनिल्स पे जरूर लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल कार्बोनिल्स पे जरूर लगता है। ये बात आप अपने दिमाग में रखेंगे। जैसे EAN रूल का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे सवाल पूछ लेगा जी आराम से। अब कोई भी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, नीड्स इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी का EAN निकाल के देख ले। वेनेडियम की बात करूं तो वेनेडियम पे चार्ज तो 0 है क्योंकि CO पे कोई चार्ज नहीं होता। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23 प्लस 6 दूनी 12, ये कितना हो गया सर 35 होने का मतलब है कि इसको 36 करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, और अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हाँ सर ये वाला तो हो जाएगा, बाकी भी देख ले। कई बार क्या होता है कि बाकी भी होते हैं, आप ध्यान नहीं देते। इसको इधर भेजा तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है कितना 22। अरे हाँ या ना, यस सर। कैसे 22 है सर,
तो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है सर। फिर इसमें ऐड किया कितना सर, 6 दूनी 12, और ये 2 इधर चला गया तो ये तो नेगेटिव का है ना सर, तो -2 +2 हो जाएगा। ये टोटल कितना आ रहा है सर, ये 36 आ रहा है, मतलब ये तो भाई सेट है। इसकी बात करें, Mn की बात करें तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, 25 में हमने 12 जोड़ दिया और इस पे माइनस कर दिया 1, तो ये कितना आ गया सर, ये 36 आ गया, ये भी सेट है। MnCO होल 5 की बात करें तो ये है 25, 25 में हमने 12 12 नहीं 10 जोड़ा, ये आया 35, इसका मतलब इट ऑल्सो नीड्स इलेक्ट्रॉन, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो ये भी आंसर होगा। तो ये मल्टीपल करेक्ट सवाल था और इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा आपका A एंड D। अब जिसने भी आप में से बहुत सारे लोगों ने केवल ये देखा होगा, D तक पहुंचे ही नहीं होंगे, क्योंकि क्यों पहुंचे, सिंगल करेक्ट होता है। नहीं सर, ध्यान रखना है, हमें जेई का पेपर भी, एडवांस का पेपर भी देना है। फिर ये सवाल मैं आपके होमवर्क में दे रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन अंडरगो डाइमराइजेशन और कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा मेरी बात ये भी सुनना ध्यान से, अगर हम बात करें किसी का भी EAN अगर लेस है, कम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से, तो इसके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉन गेन और दूसरा होता है डाइमराइजेशन। इलेक्ट्रॉन गेन और दूसरा है डाइमराइजेशन। तो कुछ कुछ चीजें डाइमराइज भी करती हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वो डाइमराइजेशन को भी प्रेफर करेंगे। उसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये डाइमराइजेशन भी करता है, एनसीईआरटी ने दे रखा है। इसके बाद अगली थ्योरी पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे खूब सारे स्टार लगा देता हूं सर, मतलब दिल लगा देता हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं कितना इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Metal atom act as electron pair acceptor and it provides vacant orbital. Number of vacant orbital provided are equal to coordination number of metal. ये सिंपल सी कुछ बातें हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें, फटाफट करते हैं सर, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हम बात करें कि मेटल आयन प्रूव्स वेकेंट, प्रूव्स नहीं प्रोवाइड्स होगा, है ना, मेटल आयन प्रोवाइड्स वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड, है ना, फॉर्मेशन, फॉर bond formation. These overlap with ligand contains lone pair of electron. फिर if inner n-1d orbital are used for hybridization, these are called inner orbital complex. If outer nd orbital are used, these are called outer orbital complex. फिर अगर हम बात करें in certain complexes gaining of electron takes place, these are called low spin complex. In certain complexes gaining of electron takes place, नहीं ये गलत है ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहां पे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कैंसल्ड, यहाँ पे गेनिंग की जगह क्या होगा सर, पेयरिंग होगा, है ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। दीज कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जहां पे पेयरिंग नहीं होगी उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। किसी कॉम्प्लेक्स का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले से निकलता है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, जहां पे n क्या है सर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्ट सवाल आता है इस फॉर्मूले से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम आगे बात करें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर, sp होगा, ज्योमेट्री लीनियर होगी। एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने, कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा सर, ये ज्योमेट्री एक एग्जांपल आपके सामने है। कभी भी अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 2 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो sp3 दूसरा dsp2, है ना, और एक d3x भी कभी कभी होता है। d3x का एक अलग सा केस है, इसको हम अलग से डील करेंगे सर, है ना। हाँ, इसकी अगर हम बात करें sp3 स्क्वायर प्लेनर होगा सर, sp3 कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा सर। ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे sp3 की ज्योमेट्री कैसी होगी, तो sp3 की जो ज्योमेट्री है अपनी वो टेट्राहेड्रल होगी सर। ये ज्योमेट्री कैसी होगी सर, ये ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। इसके कुछ एग्जाम्पल वहां पे दे रखे हैं सर। वहीं अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो वो dsp2 होगा, जहां पे d जो यूज है वो dx² - y² यूज है, ये स्क्वायर प्लेनर होगा। इसके एग्जांपल ये d3x भी टेट्राहेड्रल ही होता है। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 दो तरीके से हो सकता है, sp3d या dsp3, sp3d या dsp3। इसमें d कौन सा यूज हुआ है उसके हिसाब से शेप अलग अलग हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर d यूज dz² है तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ठीक है, जिसको हम TBP भी बोलेंगे, शॉर्ट में क्या बोलेंगे सर, TBP।
इसकी अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल FeCO5, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सर, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही नहीं है सर इस पूरे एग्जाम्पल्स की लिस्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में तो ऑप्शंस है ना सर, वो TBP भी बना सकता है, वो स्क्वायर पिरामिडल भी बना सकता है। स्क्वायर पिरामिडल की ज्योमेट्री कैसी होगी? कुछ इस तरीके से होगी। हमने नीचे बना लिया स्क्वायर, हमने नीचे बना लिया है स्क्वायर, और इसके ऊपर यहां पे सेंट्रल मेटल है। यहां पे क्या है सर? सेंट्रल मेटल है। एक लिगेंड इधर से, एक लिगेंड इधर से, एक लिगेंड इधर से, एक लिगेंड इधर से, और एक लिगेंड ऊपर की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहा है। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। एक ये ज्योमेट्री हो गई सर। फिर अगर हम आगे बात करें सर, तो ये क्या है? sp3d और d3s सॉरी d2sp3। इसमें हाइब्रिडाइजेशन d जो होता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होता है। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का होता है। इसके कुछ ये एग्जांपल्स हैं सर। अब मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, एक आधा RBI दे देता हूं। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन अगर तुमने निकाल लिया, सीधा RBI दे देता हूं। अगर हाइब्रिडाइजेशन में इफ इन हाइब्रिडाइजेशन D इज कमिंग फर्स्ट, D इज कमिंग फर्स्ट, D कहां पे आ रहा है सर? पहले आ रहा है, तो आप बोलेंगे इसको, यू विल कॉल इट IOC। IOC बोले तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर कभी भी D जो है लास्ट में आ रहा है, D लास्ट में आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे OOC, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे आप देख लो, इसमें D पहले आया तो इनर ऑर्बिटल, D पहले आया तो इनर ऑर्बिटल, D पहले आया तो इनर ऑर्बिटल, D पहले आया तो इनर ऑर्बिटल। अगर D बाद में आ रहा है, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। इसमें D ही नहीं आ रहा सर, तो कौन ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे ही नहीं। इनर आउटर नॉट डिफाइंड, D तो आना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, जैसे एक आधा स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे मान लो मेरे को ये बनाने को मिला कि सर NiNH3 NiNH3 होल 6। टाइम कम है तो बहुत सारी बातें तो नहीं बता पाऊंगा, बस रिवीजन एक एग्जांपल रिवाइज करा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि सर निकल पे सीधा +2 चार्ज है, तो इसका डी कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले निकालना होता है। क्या निकालना होता है सर? डी कॉन्फ़िगरेशन। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो डी कॉन्फ़िगरेशन अगर 3D सीरीज के एलिमेंट है तो नॉर्मली उसका तरीका होता है डी कॉन्फ़िगरेशन निकालने का, एटॉमिक नंबर का सम करो और ऑक्सीडेशन स्टेट से डिवाइड कर दो। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 28 है, ओनली फॉर 3D। दिस ट्रिक इज ओनली फॉर 3D सीरीज। तो 28 है, तो हम क्या करेंगे सर? 2 + 8 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2, कितना आ गया? 8। इसका मतलब ये D8 कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या करो सर? डब्बा ले लो। और इस डब्बे को हम चीटिंग करेंगे सर, याद रखना, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं हम क्या करेंगे, चीटिंग करेंगे सर। ये डब्बा ले लो, डब्बा लेने के बाद इस तरीके से ऐसे भरो, और इसके बाद इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरने। लेकिन ये लीगेंड कैसा सर? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में पेयरिंग हो जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भर दिया। अब पेयरिंग कराने के बाद मेरे पास एक सिंगल डी बच रहा है। कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। कभी ऐसा हाइब्रिडाइजेशन मत लिख देना DsP3D, नहीं, नॉट पॉसिबल सर। या तो डी पहले का होगा या तो डी आखिरी का होगा, बीच का डी नहीं होगा ही नहीं सर, होगा ही नहीं। या तो डी पहले का होगा या तो डी आखिरी का होगा। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन ना लिखा करे, एक इधर से उठा लिया, एक उधर से उठा लिया। अब देखो, अगर इसकी बात करें तो ये था इसका 3D। 3D के बाद कौन आएगा सर? 3D के बाद आएगा 4s। 4s के बाद कौन आएगा सर? 4s के बाद आएगा 4p। और 4p के बाद कौन आएगा सर? 4p के बाद आएगा आपका 4d। अब आपको पता है सर 6 लीगेंड आ रहे हैं, तो जितने लीगेंड आ रहे हैं उतना घर चाहिए आपको खाली। बाराती के तरह है लीगेंड्स, तो आपको 1 2 3 4 5 6 घर चाहिए। कितने घर चाहिए? 6। यहाँ पे शुरू किससे किया? S से। P कितने लिए? 3। D कितने लिए? 2। ये क्या हो गया सर? हाइब्रिडाइजेशन हो गया। गजब सर, एक के बार में लिख दिया। हाँ, एक के बार में लिख, ये सीधा हाइब्रिडाइजेशन चिपका दिया सर, पहली बात। दूसरी बात की अगर हम बात करें तो डी अंत में आया तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तीसरी बात क्या, यहाँ पे पेयरिंग हुई? नहीं सर, पेयरिंग नहीं हुई, तो इसके लिए लो स्पिन की बात नहीं करेंगे सर। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, कुछ RBIs आपको दे देता हूं, #RBI। RBI की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उस केस में कुछ बातें जो आपको सीधा बता देता हूं, देख के आंसर टिक कर देना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए और डी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो D1 D2 या D3 हो, तो ये हमेशा ही क्या होंगे सर? ये हमेशा ही जो होंगे, ये हमेशा ही क्या होंगे सर? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे सर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। और यहां पे आप बोलोगे इसमें लो स्पिन हाई स्पिन नॉट डिफाइंड, लो LSC लिख देता हूं, लो स्पिन को LSC, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, तो LSC HSC नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं होगा सर, ये डिफाइंड ही नहीं है सर। और अगर D1 है तो याद रखिएगा D1 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा सर, तो आप D1 के लिए अगर म्यू एस की बात करें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट तो ये आ जाएगा √3। D2 के लिए ये आ जाएगा सर √2 चौके 8 है ना। D3 के लिए क्या आ जाएगा सर √16 से कम 15, सीधा इतना आ जाएगा सर, ये इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, सीधा डायरेक्ट। अगर यही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 6 होना चाहिए सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए, वीक फील्ड आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन है D8, अगर कॉन्फ़िगरेशन है D9, अगर कॉन्फ़िगरेशन है D10, तो याद रखना इसका हाइब्रिडाइजेशन ये OOC होगा हमेशा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हमेशा क्या होगा सर sp3 D2 हमेशा। जैसे यहाँ पे D8 आया सीधा आंसर टिक कर देते, सोचते ही नहीं सर, सीधा आंसर टिक कर देते, सोचते ही नहीं, ये हो गया। और यहाँ पे अगर हम बोलेंगे अगेन यहाँ पे भी ये वाली लाइन लगेगी, LSC और HSC दो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता है सर, ये डिफाइन नहीं होता है सर। और अंत में अगर बात करें तो D8 के लिए म्यू जो है, D8 के लिए म्यू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है ना, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आ जाएगी √8। D9 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। D10 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √0, मतलब सीधा सीधा 0, सीधा आंसर है सर, सीधा सरल सटीक चौका, समझ गए। 4 नंबर। फिर हम आगे बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ VBT। तो इट डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब कलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नहीं बताता है सर, कलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नहीं बताता है, कलर की बात नहीं करता है सर ये। फिर अगर हम आगे बात करें तो इट डू नॉट एक्सप्लेन हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट डू नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, साथ ही साथ बात करें तो इट ऑल्सो डू नॉट एक्सप्लेन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। इसके बाद हमने बनाया सर, इसके बाद हम नई थ्योरी पे आए जिसका नाम है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी में कुछ चेंजेस हैं, कुछ बातें अलग हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये तो फिर से लिमिटेशन आ गया। अच्छा ये क्रिस्टल फील्ड और लिमिटेशन 2 बार आ गया है तो इसको हटा लेते हैं, है ना। हाँ, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर हम बात करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है CFT जिसको बोलते हैं, उसमें 2 बातें खास हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जब हम VBT पढ़ते हैं तो VBT में हम क्या मानते हैं सर, VBT में जो मेरा CMA है, VBT में जो मेरा CMA है ये लेविस एसिड की तरह काम करता है और जो लीगेंड है ये लेविस बेस की तरह काम करता है। और यहां पे हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। कैसा बॉन्ड बना है सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। लेकिन वहीं जब हम CFT में आते हैं तो CFT में हम क्या करते हैं सर, चार्ज इंटरेक्शन की बात करते हैं। एक्चुअली में CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है बट यहाँ पे चार्ज इंटरेक्शंस की बात करते हैं। तो लीगेंड जो है वो पॉइंट चार्ज होता है। लीगेंड को हम क्या मानते हैं सर, पॉइंट चार्ज, और इसको नेगेटिवली चार्ज माना जाता है सर, ये नेगेटिवली चार्ज मानते हैं इसको, पॉइंट चार्ज। और इसको हम नॉर्मली क्या मानते हैं सर, नेगेटिव चार्ज मानते हैं। और अगर लीगेंड पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो, पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो, उस केस में ध्यान से सुनिएगा, अगर लीगेंड पॉजिटिवली चार्ज हो या न्यूट्रल हो उस केस में हम क्या करेंगे, है ना। लीगेंड कैसा हो सर, पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो, उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम इसको डाइपोल मान लेते हैं। तो यहां पे चार्ज का इंटरेक्शन है। सेंट्रल मेटल एटम का d ऑर्बिटल जो है, d ऑर्बिटल में भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे चार्ज का इंटरेक्शन होता है, तो हम चार्ज इंटरेक्शन देखते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू CFT इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन वीक फोर्स बिटवीन लीगेंड एंड मेटल, ये आयनिक इंटरेक्शन होता है। अनायनिक लीगेंड आर ट्रीटेड एज नेगेटिव पॉइंट चार्ज एंड न्यूट्रल और कैटायनिक लीगेंड आर ट्रीटेड एज डाइपोल, ठीक है। फिर 5d ऑर्बिटल, 5d का मतलब वो 5d नहीं है, 5d ऑर्बिटल की बात कर रहा है सर। 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम बिहेव्स या हैव सेम एनर्जी, और कभी भी किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, आपने पढ़ा होगा, इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। दीज आर कॉल्ड डीजेनरेसी। डीजेनरेसी इज रिमूव्ड व्हेन these ऑर्बिटल कम इन कॉन्टैक्ट विथ लीगेंड, है ना। जब ये लीगेंड में आते हैं, लीगेंड के कॉन्टैक्ट में आते हैं, डीजेनरेसी इज रिमूव। फिर से यही पॉइंट वापस से लिख दिया है। अब देखते हैं कुछ स्प्लिटिंग सर। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक बात बता के दी कि देखो लीगेंड 2 टाइप के होंगे, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक वीक फील्ड।
यहाँ पे लिगेंड्स के नाम लिखे हुए, ये एनसीईआरटी से उठा के लाया हूँ, कहीं बाहर से लेके नहीं आया। जैसे I माइनस Br माइनस SCN माइनस Cl माइनस S2 माइनस F माइनस OH माइनस C2O4 2 नेगेटिव और H2O। यहाँ तक नॉर्मली हम इसको WFL कहते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। वीक फील्ड लिगेंड मतलब ऐसी लिगेंड जिनकी औकात नहीं है पेयरिंग करवा देने की। फिर अगर हम बात करें इसके आगे के जो लिगेंड है, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं सर? ये सभी के सभी SFL कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब इनकी औकात है पेयरिंग कराने की। तो मैं आपको यहाँ पे एक सीधी सी बात बता देता हूँ, देखो नाइट्रोजन डोनर, कार्बन डोनर एंड फॉस्फोरस डोनर्स आर, ये सभी के सभी क्या होते हैं सर? ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो जहां पे भी डोनेशन इनसे होगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएंगे, इन एनी अदर केस ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, बट इट डिपेंड्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की केस में सारी बातें समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की अगर हम बात करें तो होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने? 5। या ऑक्टाहेड्रल से पहले टेट्राहेड्रल की बात कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि टेट्राहेड्रल में स्ट्रक्चर अच्छे से बना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये हमारे पास क्या है सर? 5 डी ऑर्बिटल्स, 5 या डी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। क्या है सर? डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की बात करूं तो टोटल 2 टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? एक एक्सियल, एक इंटर एक्सियल। एक्सियल की बात करें तो dx² माइनस y² और dz²। इंटर एक्सियल की बात करें तो dxy, dyz, dxz। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें तो ये नॉर्मल फील्ड में है सर। जैसे हम लीगेंड लेके आते हैं, सभी में रिपल्शन स्टार्ट होता है, रिपल्शन के कारण सभी की एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं, यहां पे लिखते हैं स्फेरिकल फील्ड ऑफ लीगेंड। स्फेरिकल फील्ड का मतलब है चारों तरफ से लीगेंड ने अटैक किया, चारों तरफ से लीगेंड ने अटैक किया, 6 तरफ से, इनफैक्ट चारों नहीं 6 तरफ से, हर दिशा से लीगेंड ने अटैक कर दिया। फिर हम बोलते हैं नहीं, अरे हमारा कॉम्प्लेक्स तो टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल ले आओ। तो जब टेट्राहेड्रल इनको लेके आते हैं तो ये कुछ इस तरीके से, कुछ ऑर्बिटल पे एनर्जी ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा होता है, जिस पर रिपल्शन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा। ये ऊपर की तरफ हम एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं, क्या प्लॉट कर रहे हैं? एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं। तो ऊपर की तरफ एनर्जी ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा मतलब इस पर रिपल्शन ज्यादा लग रहा है। 3 ऑर्बिटल जो ऊपर जाते हैं वो होते हैं dxy, dyz और dxz, मतलब इंटर एक्सियल वाले ऊपर चले जाते हैं, और dx² माइनस y² और dz² नीचे आ जाते हैं सर। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग की बात करें तो कुछ बातें आपको जो ध्यान से समझनी है उसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं ये लाइन बना रहा हूँ, इस लाइन को बोला जाता है बैरी सेंटर, जहां से टूटे हैं लोग, यहीं से टूटे हैं तो इसको बैरी सेंटर बोलते हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो इससे ऊपर की भी कुछ एनर्जी है, इससे नीचे जाएंगे तो इससे नीचे की भी कुछ एनर्जी है। इस एनर्जी को 0 मानते हुए ऊपर वाली एनर्जी में सबसे पहले लगा दिया जाता है पॉजिटिव साइन। सबसे पहले क्या लगा दिया जाता है सर? पॉजिटिव साइन। अब क्योंकि ये स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हुई है, सॉरी टेट्राहेड्रल फील्ड में हुई है, तो इस पूरे यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है इसको डेल्टा टी कहते हैं। ठीक है, अब ये डेल्टा टी के टर्म्स में आएगा सर, तो यहां पे हमने लिखा डेल्टा टी। डिवाइड कर देंगे, टोटल कितने डी ऑर्बिटल्स थे? तो 5। सर नीचे की तरफ जितने डी ऑर्बिटल है वो नंबर ऊपर लिख दो, ऊपर की तरफ जितने डी ऑर्बिटल है वो नंबर नीचे लिख दो। ये एनर्जी बैलेंसिंग के लिए आता है। तो यहाँ पे आ गया 2 डेल्टा टी बाई 5, मतलब अगर आप इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा प्लस 0.4 डेल्टा टी। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऊपर की तरफ, जो भी एक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी होगी। नीचे वाले एनर्जी की अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ जो एनर्जी आएगी ये कितनी आएगी सर? तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगाया सर? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ गया, एनर्जी कम हुई है। फिर हम आगे लिखेंगे 3 डेल्टा टी बाई 5। 3 क्यों लगाया सर? अच्छा, डेल्टा टी बाई 5 तो लगाएंगे क्योंकि टोटल डेल्टा टी एनर्जी थी वो 5 ऑर्बिटल में बटनी है। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर माइनस था, और इसको निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.6 डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो ये एनर्जी ऊपर वाले, ये एनर्जी नीचे वाले की बात समझ गए? यस सर। अब इसकी बात हम करें तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें, जैसे अगर हम बात करें डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं, तो डेल्टा टी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कौन से फील्ड में सर? स्प्लिटिंग एनर्जी इन विच फील्ड? इन टेट्राहेड्रल फील्ड। इन टेट्राहेड्रल फील्ड इसको हम ये कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। आगे कुछ बातें, यस सर। एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं CFSE। CFSE क्या होता है सर? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE जो है इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसका फॉर्मूला ये होता है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इनको ना कुछ नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नाम से क्यों? मैं नाम इसलिए लिख दे रहा हूं, जैसे कुछ लोग बोलेंगे सर टेट्राहेड्रल में तो ये नाम नहीं करते हैं, केवल ऑक्टाहेड्रल में करते हैं, यहां नहीं करते। नाम हम इसलिए कर रहे हैं सर कि अगर ऑक्टाहेड्रल में करते हैं और उसको नाम याद रख के हमारा काम बन रहा है
तो याद रखना भलाई है सर हमारे लिए, है ना। ठीक है, अगर हम बात करें तो ऐसे ऑर्बिटल्स को T2G ऑर्बिटल नाम दे दिया जाता है, T2G, और इन ऑर्बिटल को EG ऑर्बिटल। कहीं पे भी ये दो ऑर्बिटल आएंगे ना एक्सियल वाले, तो इनको EG बोल देंगे, कहीं पे भी आएगा इसको T2G बोल देंगे। अब इसकी अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, अब इसकी अगर हम बात करें तो हम CFSE निकालते हैं। CFSE में हम क्या करते हैं सर, नंबर ऑफ T2G ऑर्बिटल, और हर T2G ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी थी सर, तो आपने ऊपर की तरफ एनर्जी निकाली थी जो कि थी प्लस 0.4 डेल्टा टी। और अगर हम बात करें यहीं पे प्लस करेंगे नंबर ऑफ EG ऑर्बिटल्स, और हर EG ऑर्बिटल की एनर्जी जो थी, हर EG ऑर्बिटल की एनर्जी जो थी वो कितनी थी सर, आप बोलेंगे माइनस ऑफ 0.6 डेल्टा टी। इसको हम निकालेंगे, ये हमें CFSE निकाल के दे देगा। CFSE होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो कि इस बार CFSE जो होता है ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और साथ में एक एनर्जी इसमें और जुड़ती है जो कि क्या है सर, N इंटू पी प्लस N इंटू पी। ठीक है, यहां पे NEG का मतलब, मैं सबका मतलब लिख देता हूं। NEG का मतलब है नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स, EG ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड T2G का मतलब क्या है सर, T2G का मतलब है नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स। और NP का मतलब है, यहाँ पे N क्या है सर, यहाँ पे N का मतलब क्या है सर, N है नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर कितने पेयर हैं, और P क्या है सर, P है आपका पेयरिंग एनर्जी। P क्या है सर, आपका पेयरिंग एनर्जी। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आता है सर, मैंने बस आपको सिखाया कि कैसे करते हैं, नंबर ऑफ पेयर है नंबर ऑफ पेयरिंग एनर्जी डायरेक्टली। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो एक चर्चा और कर सकते हैं सर, यहाँ पे एक चर्चा हम यहाँ पे और कर सकते हैं, एंड दैट इज कि सर ये सब तो निकाल लिया सर, ये सब तो निकाल लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा सर कि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। तो देखो दो चीजें होती हैं सर, एक होता है P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग करने में जितनी एनर्जी लगी, पेयरिंग एनर्जी। और एक हमने देखा डेल्टा, एक हमने देखा डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा T था जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी। याद रखना जो एनर्जी कम होगी वही वाला काम होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी काम वही वाला होगा। जैसे लेट से पोस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कभी भी पेयरिंग एनर्जी लेस देन डेल्टा T है तो आप बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट पेयरिंग विल टेक प्लेस। पहले क्या हो जाएगी सर, पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी इसका मतलब लीगेंड जो है वो कैसा है, वीक फील्ड लीगेंड है सर। वहीं अगर कभी भी पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा T तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो हम बोलेंगे, पेयरिंग नहीं होगी तो हम बोलेंगे ये SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, इन होमवर्क को कर लेना भाई, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ जेई में कोई ना कोई सवाल तो आएगा ही, इससे आएगा ही सर, इसकी गारंटी देके आपको बता सकता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड CFSE फॉर D1 से लेकर के D10 तक फॉर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इन फॉर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इन A में SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, B में WFL वीक फील्ड लिगेंड के साथ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैं मान लो D8 की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, D8 की, या चलो D8 की नहीं करते, D7 की बात करते हैं। D7 की बात करूँ तो सबसे पहले मैं लिखूंगा A में SFL, B में लिखूंगा WFL। अगर हम SFL की बात करें सर तो D8 पहले नीचे आएंगे कितने ऑर्बिटल, 2, ऊपर आएंगे 3 ऑर्बिटल। SFL का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब नीचे पेयरिंग हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से भरा। यस सर, अब इसमें CFSE निकालना है तो नीचे ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3, तो आप बोलोगे ये हो गया सर प्लस 0.4 इंटू 3 डेल्टा T, माइनस, इसमें माइनस आ जाएगा सर, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना, तो 4 इंटू 0.6 डेल्टा T, और प्लस कितनी पेयरिंग हुई है, 2, तो 2p हमें दे रखा होगा सवाल में, नहीं दे रखा होगा तो इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए CFSE कितनी आ गई सर, ये 12 और ये 24, तो ये आ गए माइनस 1.2 डेल्टा T प्लस NP नंबर ऑफ पेयरिंग। वीक फील्ड लिगेंड के केस में बात करें तो आप बोलोगे सर वीक फील्ड लिगेंड के केस में भी यही बनेगा सर, सिमिलर बनेगा, बिल्कुल सिमिलर बनेगा, तो यही आ जाएगी, है ना। ऐसे ही कर करके आप निकाल लेंगे, प्लीज निकाल लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर हम यहीं पे बात करें सर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में, तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में केस उल्टा हो जाता है। ये था आपका कौन सा फील्ड सर, ये था आपका नॉर्मल स्फेरिकल फील्ड में
स्फेरिकल, ये नॉर्मल था सर, कोई सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे हम लेके आए तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ गई इन स्फेरिकल फील्ड में, और ये फिर स्प्लिट हुए। और अब ये जब स्प्लिट हुए तो ऊपर आए 2 ऑर्बिटल, तो इन 2 ऑर्बिटल को हम ईजी ऑर्बिटल कहेंगे। नीचे आए 3 ऑर्बिटल, तो इनको हम T2G ऑर्बिटल कहेंगे, है ना। इसकी बात करें बीच से यहाँ से क्या निकलता है सर, बैरी सेंटर निकलता है, और क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है तो इसको डेल्टा ओ बोलेंगे। ठीक है सर ऊपर वाली की एनर्जी कितनी, अभी आपने ट्रिक बताई थी सर, क्या कितने ऑर्बिटल है उससे डिवाइड कर दो, तो डेल्टा ओ बटे 5 कर दिया सर। नीचे 3 ऑर्बिटल है तो ये हो गया +3/5, ये हो गया +3/5, और इसको अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे, इसको अगर आप एग्जैक्टली, ये हो गया +3 डेल्टा ओ बाई 5, इसको अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा +0.6 डेल्टा ओ। नीचे वाले की अगर हम बात करें, नीचे वाले में टोटल कितने हैं सर, ये माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया सबसे पहले डेल्टा ओ बाई 5, ऊपर पे 2 थे तो हमने यहाँ पे कर दिया -2, तो ये वैल्यू आ गई -0.4 डेल्टा ओ। अब इसको याद रखना, रटना नहीं है सर, ये जो ट्रिक सिखाई है ना, ये ट्रिक दिमाग में रखना, तुरंत बनाना, आंसर निकाल लेना, बना के सामने आंसर निकालना ना, इसके लिए क्या भागा दौड़ी करनी। इसकी अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ठीक है सर यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर हम इसकी बात करें कि सर यहाँ पे क्या होगा सर, तो ये डेल्टा ओ क्या है, तो डेल्टा ओ इज आपका स्प्लिटिंग एनर्जी। ये क्या है सर, स्प्लिटिंग एनर्जी। ये क्या है सर, स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, यस सर। इसके बाद डेल्टा और डेल्टा टी में कोई रिश्ता, तो ये रिश्ता भी याद करने की ट्रिक #RBI आपको बता देता हूं। आप क्या करेंगे सर, आप कुछ नहीं करेंगे, आप ऊपर लिखेंगे डेल्टा ओ, नीचे लिखेंगे डेल्टा टी। डेल्टा ओ का मतलब है कितने कितने लीगेंड यहाँ पे होते हैं, 6। कितने लीगेंड यहाँ पे होते हैं, 4। इसको आप स्क्वायर कर देंगे, यही आपका आंसर है। डेल्टा और डेल्टा टी में यही रिश्ता है सर, बस खत्म। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो आप इसको काटेंगे, आप बोलेंगे ये 3 है, ये 2 है, तो आप बोलेंगे सर डेल्टा ओ बाई डेल्टा टी जो है ये किसके बराबर है, ये है 9/4। सीधा 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 डायरेक्ट आंसर। ये ट्रिक याद रखेंगे सर, कई बार 9 का 4 हो जाएगा, 4 का 9 हो जाएगा, आप पागल हो जाएंगे। इसी के लिए याद रखना, डेल्टा ओ लिखा, डेल्टा टी लिखा, ऊपर लीगेंड लिखे, नीचे लीगेंड लिखे, स्क्वायर कर दिया, सॉल्व किया, रिलेशन निकाल लिया। आगे बात करते हैं सर, तो इस तरीके से इसमें होता है। इसकी CFSE की अगर हम बात करें, इसके लिए अगर हम CFSE की बात करें, तो इसके लिए जो CFSE है वो क्या हो जाएगा सर, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, तो इसके लिए जब आप CFSE निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स इनटू, अब इसमें देखो T2G ऑर्बिटल जो है ना वो नीचे चला गया है, तो T2G नीचे चला गया, तो यहाँ पे नीचे माइनस आ जाएगा, -0.4 डेल्टा ओ प्लस नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स इंटू +0.6 डेल्टा ओ, और इसमें हम n इंटू पी कर देंगे, जहां पे n नंबर ऑफ पेयरिंग है। सेम केस यहां पे भी है, इफ p पेयरिंग एनर्जी है ना, p इफ p इज ग्रेटर देन आपका डेल्टा ओ, तो आप बोलोगे सर डेल्टा ओ मतलब पेयरिंग जो ज्यादा है वो नहीं हो, तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगी, या जो कम है वो हो जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी। और जब कभी भी पेयरिंग नहीं होगी तो आप क्या बोलेंगे, ये वीक फील्ड लिगेंड की निशानी है। और अगर हम बात करें P लेस देन डेल्टा ओ, तो पेयरिंग कम है तो पेयरिंग होगी, और जब कभी भी पेयरिंग होगी तो इसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहेंगे सर। क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या ये बात क्लियर है, फटाफट बता दीजिए, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहेंगे, SFL कहेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताइए। यस सर। फिर आगे देखते हैं सर, फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, ठीक है सर ये निकाल लेंगे, इस पे भी होमवर्क D1 से लेकर के D10 तक, A में SFL, B में WFL के साथ आपको क्या निकालना है सर, बाकी चीजें कैलकुलेट करके देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग की बात करें तो ये है तो बड़ा ही दमदार, बट इसको देखना नहीं है, बस इतना याद रखना, यहाँ पे जो डेल्टा SP है, यहाँ पे D है ना, यहाँ पे जो ये पूरा डेल्टा SP है, डेल्टा SP जो है ये किसके बराबर होता है सर, ये 1.3 डेल्टा ओ के बराबर हो। तो अगर मैं ऑर्डर अरेंज करूं तो याद रखना डेल्टा SP की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा O आएगा, और सबसे कम डेल्टा स्क्वायर प्लेनर होता है। ये है ऑर्डर, ये क्या है ऑर्डर। क्लियर है बात, बताओ फटाफट, क्या है बात क्लियर है सभी को, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं, फिर हम आगे देखते हैं सर। इसके बाद अगर हम बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला चार्ज ऑन मेटल आयन, पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन जितना ज्यादा होगा, है ना, CMA का अट्रैक्शन टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग लिगेंड्स टुवर्ड इटसेल्फ उतना ज्यादा होगा। मतलब CMA का अट्रैक्शन या अट्रैक्टिंग, है ना, CMA अट्रैक्ट लिगेंड टुवर्ड्स इटसेल्फ, यहाँ पे टुवर्ड्स लगा देता हूँ, टुवर्ड्स इटसेल्फ वो ज्यादा होगा सर,
जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर उतना ज्यादा चाहेगा कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट ही कर दे, जलील करके ही दे दे, इलेक्ट्रॉन बट दे दे। फिर लीगेंड एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो CF, पहली बात। ठीक है, समझ गए क्या? यस सर। फिर CFSE की अगर हम बात करें तो CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा CM है। एग्जाम्पल के लिए इसकी बात करें, इस पे पॉजिटिव चार्ज +3 था, यहाँ पे ऐसे हटा लो, इस पे पॉजिटिव चार्ज +2 था, तो इसका CFSE ज्यादा है। अब तुम समझ गए, इसकी CFSE ज्यादा होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी, ये भी ध्यान रख, है ना, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी। जो एग्जांपल अभी हमने EAN रूल से गलत किया था, बोला था EAN रूल के हिसाब से तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, इसका 36 आ रहा है, उसका 35 आ रहा है, बट ज्यादा स्टेबल वो है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज ज्यादा है सर। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो क्या बोलते हैं टाइप ऑफ स्प्लिटिंग पे। टाइप ऑफ स्प्लिटिंग पे क्या होता है सर कि सीधा सीधी बात है कि जिस टाइप की स्प्लिटिंग होगी उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, है ना, जिस टाइप की स्प्लिटिंग होगी इस पे ये डिपेंड करेगा। ध्यान से देख लो कैसे। देखो, अगर हम बात करें CFSE किसके लिए सबसे ज़्यादा होगी सर, तो CFSE का ऑर्डर होगा स्क्वायर प्लेनर के लिए सबसे ज़्यादा, स्क्वायर प्लेनर के लिए सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल के लिए, उसके बाद टेट्राहेड्रल के लिए। ये ऑर्डर है सर जनरली। इसके बाद अगर हम आगे चले टाइप ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन के साथ क्या है सर, ये भी ध्यान से सुनना कि अगर कोई 3D का आयन है, कोई 4D सीरीज का आयन है, कोई 5D सीरीज का आयन है, तो याद रखना 3D से 4D जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, लगभग 30-40% पे राइज आता है Z इफेक्टिव में। और Z इफेक्टिव इतना बढ़ने का मतलब है कि CFSE बढ़ जाती है, CFSE इंक्रीजेस। फिर अगर हम 4D से 5D पे जाएं तो अगेन Z इफेक्टिव बढ़ता है सर, फिर से कितना बढ़ता है, लगभग 30 से 40%। फिर से ये बढ़ता है तो फिर से CFSE बढ़ती है, CFSE बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी के लिए एक RBI दे रहा हूं, #RBI फॉर 4D एंड 5D मेटल, 4D और 5D सीरीज के जो मेटल है D ब्लॉक के अंदर, उनके लिए ऑल लीगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑल लीगेंड्स आर SFL, ऑल लीगेंड्स आर SFL, सभी के सभी लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, ये याद रखिएगा, सभी लीगेंड, एक एक लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है सर। इसके बाद अगर हम बात करें फेनोमेना ऑफ चिक्लेशन, किलेशन के साथ क्या है, इफ द डोनर एटम आर सेम देन CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड बाय द लीगेंड विथ CMA, ठीक है, कितने रिंग्स बना रहा है। जितने ज्यादा बाइडेंटेड लीगेंड होंगे, ट्राइडेंटेड लीगेंड होंगे, कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबल होगा। समझ गए क्या? ठीक है सर, ये कुछ एग्जांपल है। जैसे इन दोनों में आप देखोगे तो इसमें क्यों ये कोबाल्ट है सर, इसमें CO अगर लिखा है तो समझ लेना, अगर ऐसे लिखा है तो ये कोबाल्ट है सर, है ना, गलती से यहाँ पे CO लिख दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रीजन क्या है सर, यहाँ पे पहले वाले केस में रीजन है, पहले वाले केस का रीजन ये है कि सर ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और इसकी बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये टेट्राहेड्रल है, तो इस वजह से ये जीत गया। इसकी बात करें तो इसमें सर ये भी 6 है, ये भी 6 है, बट ये क्या है सर, ये बाइडेंटेड है, और बाइडेंटेड होने के कारण यहाँ पे किलेशन के कारण ये बात हुई। ठीक है, फिर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फेनोमेना ऑफ किलेशन में, और भी आगे एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स में आपको कमेंट करना कि किसकी मतलब मैंने तो यहाँ पे लिख दिया सभी में किसका, आपको CFSE का ऑर्डर तो मैंने लिख दिया, CFSE का ऑर्डर तो मैंने लिख दिया, आपको रीजन बताना है कमेंट बॉक्स में। जैसे 4 के साथ आप रीजन अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सर, 4 के साथ आप रीजन लिखेंगे सर, ये यहाँ पे सभी कोबाल्ट है। यार मैं कोबाल्ट को पहले चेंज कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर ये CO तो लिगेंड था ना सर, ये कैसे सेंट्रल मेटल एटम बन गया, है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये सभी कोबाल्ट है, यहाँ पे ये CO। ठीक है, चलिए इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे कि सर ये देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये दोनों ही जब चीलेटिंग लीगेंड हो गए, दोनों ही बराबर नंबर रिंग बना रहे, तो ये वाला जीत गया। इसी तरीके से आप बाकी सबका कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे इसको आंसर में, है ना, आई विल बी रिप्लाइंग ऑन द कमेंट्स अगर किसी ने सही किया तो। फिर इसके बाद हम बात करें कलर का रीजन क्या होता है सर, तो कलर जो एक्सप्लेन किया जाता है वो DD ट्रांजिशन से किया जाता है, D स्टार ट्रांजिशन से। इफ एनी कंपाउंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऑकर्स इन विजिबल रीजन इट शोज कलर, वो क्या करेगा सर, कलर दिखाएगा। सिंपल कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रखे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होगा सर, कलर दिखाएगा। तो कलर कौन नहीं दिखाएगा सर, ये भी ध्यान से, ये तो वही स्लाइड है, ये तो वही स्लाइड है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है सर कि जनरली क्या होता है, D10 D0 आर कलरलेस, D10 एंड D0 आर कलरलेस, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना दिखाने के लिए, उनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है दिखाने के लिए। और कलर जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी पे काम करता है। वैसे आप कलर गेस कर पाए, ये बहुत ही मुश्किल है सर, दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं।
है ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अकॉर्डिंग टू ये दिस इज फॉर एडवांस ओनली, ये एडवांस ज्ञान है सर, ये एडवांस ज्ञान है। ज्ञान क्या है सर कि D5 कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है विथ ऑल वीक फील्ड लिगेंड, कैसा लिगेंड है सर, वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो वो कलरलेस होगा, वो कलरलेस होगा सर। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या सर, आपके पास जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें Fe है ना, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं Fe, और Fe के साथ क्या ले लिया जाए, बताओ बताओ, वीक फील्ड लिगेंड ले लेते हैं, मान लो Cl या FeF6, और इस पूरे पे चार्ज ले लेते हैं 3-, इसका मतलब आयरन पे चार्ज है +3 का। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है और ये 6 वीक फील्ड लिगेंड है WFL, ये कैसा है सर, ये कलरलेस है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कैसा होता है, कलरलेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं सर। फिर D3S हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आए वहाँ पे कुछ कुछ जगह पे जैसे मैंगनीज के कंपाउंड में और क्रोमियम के कंपाउंड में आपको हाइब्रिडाइजेशन D3S देखने को मिलेगा, जहाँ पे 3 d ऑर्बिटल यूज होते हैं। d ऑर्बिटल यूज इन D3S आर DXY, DYZ एंड DXZ। ठीक है भाई, हाँ सर। इसके बाद और कुछ बातें अगर आपको करनी है, और कुछ बातें अगर करनी है तो ये भी ध्यान रखना कि ठीक है सर, यहाँ तक तो बातें ठीक है कि सर ऐसे ऐसे ऑर्बिटल यूज होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे ऑर्बिटल यूज होते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन भी शेप सभी का टेट्राहेड्रल होता है। ये मैंगनीज और वैनेडियम, मैंगनीज और क्रोमियम के जितने भी कंपाउंड है उनके लिए आप आंख बंद करके एप्लीकेबल कर सकते हैं। फिर सर हम sp3 लिखेंगे या D3S लिखेंगे, तो अगर आपको ऑप्शन में D3S मिलता है तो पहला ऑप्शन आप प्रायोरिटी पे जाएंगे D3S, नहीं मिला तब आप जाएंगे sp3 के साथ। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं किसकी सर, मेटल कार्बोनिल्स की। थोड़ी सी चर्चा हम किसकी कर लेते हैं सर, मेटल कार्बोनिल्स की। अगर हम मेटल कार्बोनिल्स की बात करें तो मेटल कार्बोनिल में मेटल और CO के बीच बॉन्ड होता है। कैसे बॉन्ड बनता है, ध्यान से देखिएगा। ये है मेटल, आपका सेंट्रल मेटल एटम, यस सर है। ये है आपका कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड हो, इसके पास एक लोन पेयर है सर। अब होता क्या है कि जब ये लोन पेयर, और यहां से इसने इसको कोऑर्डिनेट कर रखा है, इसको यहां से इसने कोऑर्डिनेट कर रखा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन के हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के। कार्बन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मेटल को कोऑर्डिनेट कर देता है। जब कार्बन ये वाला इलेक्ट्रॉन मेटल को कोऑर्डिनेट करता है तो ये भाई साहब बमक जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बोले बेटा मेरा इलेक्ट्रॉन लेके तो दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है। ऐसा समझो ना कि मान लो तुमसे किसी ने 500 रुपये उधार लिए, भाई बहुत जरूरत है, खेत वेत बेचने की नौबत आ गई, और तुम देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, मूवी देखने जा रहा है दृश्यम 2, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा कि बेटा अभी तो तेरे खेत बेचने की नौबत थी, अब तुम मूवी देखने जा रहा, बेवकूफ समझा है क्या मेरे को, मारोगे भी ना तुम पकड़ के उसको, है ना। तो वही सीन है, तो ये गुस्सा हो जाता, बोला बेटा बॉन्ड टिकने वाला है नहीं, अब जो करना कर लो। तो यहाँ पे क्या होता है सर, ये मजबूरन बोलता है चल एक काम कर, मेरे से बैक बॉन्ड कर ले। तो मेटल क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करता है। दिस बैक बॉन्ड इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्ड। अब ये सिंपल सा कहानी ये है कि या तो ये वाला बॉन्ड मजबूत होगा या तो ये वाला बॉन्ड। अगर मैं इसको बोलूं बॉन्ड ए, इसको मैं बोलूं बॉन्ड बी। अच्छा, बॉन्ड ए जो है सिनर्जिक बॉन्ड जो है, ये क्या है सर, ये एक बैक बॉन्ड है, ये भी याद रखना, ये एक बैक बॉन्ड है। और ये बैक बॉन्ड बना किसके किसके बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बैक बॉन्ड जो बना है, ये बैक बॉन्ड जो बना है वो किसके किसके बीच में बना है, तो आप बोलेंगे सर मेटल के डी ऑर्बिटल, मेटल की तरफ से गया है डी ऑर्बिटल, इसमें मेटल की तरफ से इसमें डी ऑर्बिटल है ना। और सीओ जो है, सीओ का कार्बोनिल का इसमें एबीएमओ है सर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। कार्बोनिल का इसमें एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ये है इसकी बॉन्डिंग कैसी। अब अगर आप देखोगे सीधी सीधी बात है सर, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, इसका मतलब जितना ज्यादा ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। अब सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, तो सारे बॉन्ड तो ये मजबूत रख नहीं पाएगा सर, है ना। स्ट्रेंथ की बात करें, है ना, अगर ए वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बी वाला कमजोर होगा। इफ ए इज स्ट्रॉन्ग देन बी इज वीक, सीधी सी बात है ना। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इफ ए इज स्ट्रॉन्ग तो बी वीक हो जाएगा सर, स्ट्रॉन्ग तो बी इज वीक, बी इज वीक। जैसा ऐसा कंडीशन तुम देखोगे नॉर्मली, एक एग्जांपल देख लो कि एक लड़का है, उसका एक दोस्त है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तो वो बेचारा बीच में फंस जाता है ऐसे कि भैया आप किसको किसको संभाले, इधर संभाले तो उधर गुस्सा, उधर संभाले तो इधर गुस्सा, उधर जाओ तो गाली सुनो, इधर जाओ तो लात खाओ, कहाँ जाए, वो बेचारा पिसता रहता है। वही सीन यहाँ पे भी है किसको संभाले, तो किसी एक ही बॉन्ड को संभाल पाओगे, ये तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। इस बॉन्डिंग से एक चीज सीखने वाली ये भी है कि तुम जीवन में सबको खुश नहीं रख सकते, तो अपने आप को खुश रखो, जिनको तुम बहुत ज्यादा चाहते हो उनको खुश रखो, बाकी दुनिया की चिंता करना ही छोड़ दो सर। खैर आगे आते हैं, तो इफ ए इज स्ट्रॉन्ग देन बी इज वीक, सीधी सीधी बात ये है सर, सीधी सीधी बात ये है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर किसी का ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर भी उसका ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ भी उसका कम होगा, तो ये सीधा सवाल आता है।
अब बॉन्ड कब स्ट्रांग होगा सर? बॉन्ड ए इज स्ट्रांग, बॉन्ड ए इज स्ट्रांग व्हेन, बॉन्ड ए कब स्ट्रांग होगा सर? व्हेन चार्ज ऑन M इज मोर नेगेटिव, इज मोर। और कैसा वाला चार्ज? नेगेटिव। मतलब अगर इस पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उतना अच्छा बैक बॉन्ड करेगा, उतना अच्छा बैक बॉन्ड करेगा, तो ये वाला बॉन्ड मजबूत होगा, ये वाला बॉन्ड मजबूत होगा, तो इस सामने वाला कमजोर होगा। सीधी सी बात है सर, सीधी इतनी सी बात है। यही है पूरा का पूरा, यही है पूरा का पूरा आपका मेटल कार्बोनिल, यही है पूरा का पूरा आपका मेटल कार्बोनिल। फिर हम आ जाते हैं सर आखिरी टॉपिक पे आज के, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। फिर कुछ सवाल करके क्लास एंड करेंगे। टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं पॉसिबल है सर, ये चैप्टर ही थोड़ा ऐसा है, बट ठीक है, हमें क्विक रिवीजन, हमें अपने मोटिव में तो पता होना चाहिए कि हमारा मोटिव है क्विक रिवीजन। तो हम बात किसकी कर रहे हैं सर? हम चर्चा कर रहे हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म की अगर हम चर्चा करें तो आइसोमेरिज्म दो टाइप के होंगे यहाँ पे। कितने टाइप के होंगे सर? दो टाइप के। कौन कौन से? एक तो आइसोमेरिज्म आपका होगा जिसको हम बोलेंगे आपका, उधर लिख देता हूं, एक तो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, और दूसरा आइसोमर्स जो होगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। कैसा होगा सर? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो इसकी श्रेणी में कौन कौन से आइसोमर हमें पढ़ने हैं वो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइसोमर की बात करें तो आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर। दूसरा आइसोमर की अगर हम बात करें तो दूसरा है हाइड्रेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमरिज्म। केवल हाइड्रेशन लिख दूं काम चल जाएगा? हाँ सर चल जाएगा, ठीक है, हाइड्रेशन आइसोमरिज्म। तीसरे की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं आपका, एक तो आयनाइजेशन हो गया, एक हाइड्रेशन हो गया, फिर आपका हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है ना। और आखिरी की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो आयनाइजेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, और एक होता है लिंकेज। वैसे तो और भी आइसोमेरिज्म होता है बट दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। लिंकेज आइसोमेरिज्म। वही अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो दे आर मोर इंटरेस्टिंग कैटेगरी, और इससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो दो टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स, सर कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा। स्टीरियो आइसोमर्स में एक आता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम जीआई बोलेंगे, और दूसरा आता है आपका, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक तो आ गया जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा आता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दिस इज नॉट इन जेएम के सिलेबस में, है ही नहीं सर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सवाल जेई मेंस में आ ही नहीं सकते। सही बात है? नहीं सर, गलत बात है। द थिंग इज दैट कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअली में जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, नॉट इन जेई एडवांस सिलेबस, है ही नहीं सर। तो ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से सवाल पूछना जेई मेंस को बहुत पसंद है। क्यों सर मेंस को बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा मेंस को इसलिए पसंद है क्योंकि एडवांस का इसमें कोई रोल ही नहीं है सर। एक छत्र अधिकार है ना, एकदम सोल प्रोपराइटरी है किसकी सर? मेंस की। तो इसी के लिए मेंस बहुत चौड़ा होकर इस पे सवाल पूछता है। अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में कि सर व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये तो सेम है बट दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, उनको हम क्या बोलेंगे सर? उनको हम कहेंगे आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो हम स्टीरियो आइसोमर्स को क्या कहेंगे सर? तो स्टीरियो आइसोमर्स एसआई जिनको हम बोलेंगे वो क्या होते हैं सर? ध्यान से सुनिएगा। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होता है सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। तो डिफरेंट क्या है सर? इनका अरेंजमेंट इन 3D डिफरेंट होता है। अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में ये डिफरेंट होता है सर। ये जब कभी भी डिफरेंट हो तो इसको हम कहेंगे ये। आगे अगर हम बात करें सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंट है, तो इसमें अरेंजमेंट में डिफरेंट होता है, पड़ोसी डिफरेंट होता है सर। क्या डिफरेंट होता है? पड़ोसी डिफरेंट अगर है तो उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है सर? इसमें दे आर सिंपली नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। तो एक बारी क्विक ब्रश अप कर लेते हैं सर इन सभी चीज़ों को। सबसे पहले इस पे आते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पे। मैं आपको फटाफट कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता देता हूँ। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हमने देखा था। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है सर? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, आयोनाइजेशन आइसोमर्स को जब हम पानी में डालते हैं
आयोनाइजेशन आइसो लिख देता हूं, बस इतना है ना, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इस केस में आप देखोगे पानी में डिफरेंट आयन मिलेंगे, पानी में डिफरेंट आयंस मिलेंगे सर, डिफरेंट आयंस मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने ये एग्जांपल लिया COCl6Br और एक एग्जांपल लिया CO या COCl6, ऐसे ले लेते हैं, देखो CO NH3(5) और Br बाहर में, फिर CO NH3(5) अंदर और Cl5 बाहर और Cl बाहर। तो आप बोलोगे सर इसको जब हम पानी में डालेंगे तो ये Br नेगेटिव देगा, इसको जब हम पानी में डालेंगे तो ये Cl नेगेटिव देगा, तो दीज आर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बस ध्यान ये रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए सर, ऐसा ना हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो। उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म की, सेकंड में हमने बात की थी हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेशन आइसोमर्स क्या होते हैं सर? हाइड्रेशन आइसोमर्स की, तो हाइड्रेशन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें क्या होता है सर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये डिफरेंट हो, नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये डिफरेंट हो, ये डिफरेंट हो। पानी तो लीगेंड की तरह भी काम कर सकता है, पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह भी काम कर सकता है, तो ये डिफरेंट होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो मान लो मैंने लिखा COH2O होल 3 है ना, Cl6। अब इसके हमें बताने कि कितने हाइड्रेशन आइसोमर होंगे, तो आपको हमेशा याद रखना कि कभी भी केवल न्यूट्रल एटम बाहर नहीं हो सकता, केवल न्यूट्रल एटम बाहर नहीं हो सकता, चार्ज एक आधा बाहर होना चाहिए बढ़ के ब्रैकेट से। तो एक ऑप्शन ये है कि मैंने लिखा CO Cl, पहले ले लेते हैं तीनों पानी को अंदर, CO H2O होल थ्राइस Cl3 है ना, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा और चेंज करते, रुको H2O 6 ले लेते हैं, है ना, H2O 6 ले लेते हैं तो ज़्यादा सही होगा सर। H2O ले लिया 6 और 3 ले लिया क्लोरीन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पहला हम बनाते हैं कि 6OH2O को ले लिया अंदर, 6OH2O को ले लिया अंदर और 3 क्लोरीन को ले लिया बाहर, तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। ये क्या हो गया सर? ये हो गया पहला फॉर्मूला, नहीं ये क्या हो गया सर? ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। अब इसी को रिपीट करके 3 अलग अलग फॉर्मूले बना लेंगे। अब हमने क्या किया सर, इसमें कुछ करने का नहीं है, इसमें से एक H2O को बाहर रख दिया, तो ये हो गया H2O5, एक Cl अंदर गया, फिर 2 Cl बाहर आया और 1 H2O यहाँ आ गया, तो फॉर्मूला सेम रहा। यस सर। फिर दूसरे वाले में हमने क्या किया सर, दूसरे वाले में हमने यहाँ पे 4 इधर लगाया, 2 Cl को इधर लिया, फिर 1 Cl इधर और 2 H2O इधर। यस सर, ये भी बन गया। फिर हम क्या, फिर आपका दिमाग खुरापात करेगा, खुरापात करके बोलेगा ये ले लो सर H2O होल 3 Cl3 है ना, H2O होल 3 Cl3 और यहाँ पे 3 H2O, तो याद रखना ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है सर? केवल न्यूट्रल लिगेंड कभी भी बाहर अकेले नहीं रह सकते, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, तो इसके आइसोमर्स आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हमारे पास आते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्या आते हैं सर? तीसरे में आते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ये आइसोमर्स केवल और केवल तभी देखने को मिलेंगे जब हमारा कटायनिक और अनायनिक पार्ट, कटायनिक पार्ट, कटायनिक प्लस अनायनिक दोनों ही क्या हो सर, कटायनिक पार्ट भी और अनायनिक पार्ट भी दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो जाए। समझ गए? कटायनिक और अनायनिक पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो जाए तो हमें ये चीज देखने को मिलेगी, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो आपको मैं ये एग्जांपल दूं कि CONH3 होल 6, फिर यहाँ पे COCl6, इसके टोटल कितने आयोनाइजेशन या कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे? तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच में एक ऐसे लाइन बना दो, ठीक है। इधर लिख दो NH3, इधर लिख दो Cl, इधर लिख दो NH3, इधर लिख दो Cl। आपको ध्यान ये रखना है कि CH3 का टोटल नंबर 6 होना चाहिए, NH3 का टोटल नंबर 6 होना चाहिए। इस कोबाल्ट के साथ अगर हम देखें तो 6 0 0 6, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरे में हमने ले लिया 5 1, फिर 1 5, फिर तीसरे की अगर हम बात करें तो 4 2 2 4, फिर चौथे की अगर हम बात करें तो 3 3 3 3। इस पे रुक जाना सर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है सर, ये 0 चार्ज ही इस पे 0 आ गया, यहाँ पे चार्ज क्या आ गया 0, और चार्ज 0 आने का मतलब अब ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल ही नहीं होगा,
क्योंकि कटायन पे भी कोई चार्ज नहीं है, आनायन पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स ही स्टेबिलिटी खत्म हो गई सर। तो यहाँ पे ये समस्या आ जाती है। और इसके बाद जितने भी होंगे सब रिपीटेशन होंगे। अगर मेटल सेम है, इफ मेटल इज सेम, तो हमें सारे ऑप्शंस नहीं देखने होते। अगर मेटल डिफरेंट होता तो ये डिफरेंट आते, तो इसके टोटल आइसोमेरिज्म अगर हमें निकालना है तो ये 3 आ जाएंगे सर। इस तरीके से हम इसका आइसोमेरिज्म निकाल लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आखिरी की, फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दिखाते कौन है सर? तो ये दिखाते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बाई फ्लेक्सी या बाई फ्लेक्सीडेंटेड नहीं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात भी शायद हमने नहीं की थी इसी के लिए, क्योंकि यहां पे करेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात करें तो ये ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास मोर देन वन ऑप्शन होता है, मोर देन वन ऑप्शन टू कोऑर्डिनेट, वन ऑप्शन टू कोऑर्डिनेट, टू कोऑर्डिनेट। ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से अधिक ऑप्शन हो कोऑर्डिनेट करने का, उनको हम क्या कहते हैं सर? उनको हम कहते हैं एम्बीडेंटेड। जैसे एग्जांपल के लिए CN नेगेटिव की बात करूं तो इट कैन डोनेट फ्रॉम नाइट्रोजन ऑल्सो, इट कैन डोनेट फ्रॉम कार्बन ऑल्सो। फिर SCN की बात करें तो इट कैन डोनेट फ्रॉम नाइट्रोजन ऑल्सो, इट कैन डोनेट फ्रॉम सल्फर ऑल्सो। फिर अगर हम बात करें आपके NO2 माइनस की, तो इट कैन डोनेट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बोथ। तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा एम्बीडेंटेड लिगेंड। दीज आर एम्बीडेंटेड लिगेंड। समझ गए क्या? यस सर। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं सर। एम्बीडेंटेड लिगेंड के बाद अगर मैं आगे चर्चा करूं, तो इसमें नंबर ऑफ आइसोमरिज्म का, नंबर ऑफ आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? नंबर ऑफ आइसोमर्स का फॉर्मूला ये एक बड़ी मजेदार #RBI दे रहा हूं, बड़ा ही मजेदार RBI सर, सीधा आंसर निकाल के देगा। ये होता है आपका सर, ध्यान रखिएगा, ये होता है सर E। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है N1 + 1 इंटू N2 + 1 N2 डॉट 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 ऐसे जाता जाएगा। जहां पे N1 N2 क्या है सर? N1 जो है वो टाइप 1 एम्बीडेंटेड लिगेंड है, टाइप 1 एम्बीडेंटेड लिगेंड है। N2 जो है वो क्या है सर? ये टाइप 2 एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो दो टाइप के एम्बीडेंटेड लिगेंड, कहीं 3 भी हो सकता है, कहीं 4 भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरे को ये इसका पूछे इसके कितने आइसोमर्स होंगे, कोबाल्ट, और मैंने कोबाल्ट के साथ लिया NO2 होल 6, तो इसमें मेरे पास एक ही टाइप के एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो मैं सीधा इसका आंसर लिखूंगा टोटल आइसोमर। और ये फॉर्मूला जो है ना, ये नंबर ऑफ टोटल आइसोमर का है सर, जिसमें एक ये वाला फॉर्मूला भी, इसका ये कंपाउंड भी इंक्लूडेड है। अगर आइसोमर ऑफ दिस पूछे तो उससे एक कम करके बताएंगे। तो टोटल आइसोमर जो है वो कितने हो जाएंगे सर? तो 6 + 1, और इसके साथ तो कुछ है नहीं, तो सीधा आंसर हो गया 7। लेकिन यही अगर ये सवाल ऐसा होता कोबाल्ट NO2 होल ट्वाइस, NO2 होल थ्राइस, और इसके साथ मैंने CN होल 3 लगा दिया होता है, ऐसा कुछ, इस केस में क्या आता सर? 4 जो है यहाँ पे तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे भी -3। इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में आप बोलोगे सर ये 3 एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो 3 + 1 इंटू ये भी 3 एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो 3 + 1, तो 4 चौके 16। इसका टोटल आंसर 16 आता। टोटल आइसोमर 16 है, अगर इसके आइसोमर पूछे गए तो वो 15 आएंगे सर। टोटल आइसोमर 16 है, अगर इसके आइसोमर पूछे गए तो ये 15 आएंगे। इसके बाद अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें, ऑप्टिकल आइसोमर्स की थोड़ी बहुत, या ऑप्टिकल नहीं, हम इसकी बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स में 2 तरह की चीजें आएंगी, इन दोनों की चर्चा कर लेता हूं, फिर टेबल है, उस टेबल को देख के हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा GI ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, फिर हमारे पास आएगा OI ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर हम GI की बात करें तो हमारे पास 2 केसेस है सर। कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 3 होते हैं हमारे पास टोटल 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स पढ़ने। सबसे पहला है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें, हमारे पास है आपका टेट्राहेड्रल, अच्छा नहीं, स्क्वायर प्लेनर के लिए मैंने गलत लिख दिया, स्क्वायर प्लेनर शो कर सकते हैं सर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। उसके बाद है हमारे पास टेट्राहेड्रल कभी भी नेवर एवर शो GI। और फिर हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल में केसेस हमें देखने पड़ते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या है सर? जनरली जो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो जनरली आइसोमरिज्म शो नहीं करती है, जनरली मतलब 100 में से 99 कंपाउंड नहीं करेंगे सर। उसके बाद अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल तभी करेगा जब कायरल सेंटर हो। टेट्राहेड्रल केवल कायरल सेंटर के केस में करेगा सर, चारों अटैचमेंट अलग होने चाहिए, और कुछ नहीं सर, और कुछ देखना ही नहीं है।
अगर एक भी अटैचमेंट सेम है, आंख बंद करो, बोलो नहीं करेगा। और तीसरे की अगर हम बात करें तो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, ये कब OI शो करेगा सर? तो बहुत सारे केसेस हैं, तो इसमें हम बोलेंगे जब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना सके। तो मैं आपको बेसिकली ये बोलूंगा, जब आप देख लो कि 180 डिग्री पे कोई भी दो सेम लीगेंड ना आ रहे हो, कोई भी दो सेम लीगेंड ना हो, उस केस में आप इसको बोल देना कि भाई अब कर सकता है। कितने करेगा, कैसे करेगा, उसके नंबर हम आइए देख लेते हैं। ये एक टेबल है, ये टेबल सिंपली क्या है सर? ये टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, किसके किसके? तो अलग अलग फॉर्मूले के। इसमें आपको बस नंबर पे ध्यान रखना, मैं जो भी टिक कर देता हूँ उस नंबर को आप ध्यान रखना। जैसे ये एक हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात है। ये किसकी बात है सर? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। एक ये याद रखना, एक ये याद रखना, फिर एक ये, एक ये, एक ये और ये। इनमें तो कुछ है नहीं सर ज़्यादा। इसकी मैं बात कर लेता हूँ। इसके जो आइसोमर्स बनते हैं, ये दो, इसके जो दो आइसोमर बनते हैं, एक का नाम है फेशियल, अगले का नाम है मेरिडोनल। ये भी याद रखना है ना, फेशियल और मेरिडोनल बोलते हैं इसको, सिस ट्रांस नहीं बोलते हैं। इन दोनों में पॉसिबल ही नहीं होता, तो याद ही नहीं रखना। बाकी इतने अगर आपके दिमाग में है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। आगे बात करते हैं सर। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि सर नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर और ऑफ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सेस, तो ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर है, मतलब यहाँ पे GI-OI सब इंक्लूडेड होगा सर, हाँ या ना? नहीं सर, यहाँ पे केवल कौन इंक्लूडेड है? यहाँ पे केवल, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स है सर, यहाँ पे GI-OI सब इंक्लूडेड है, वो केवल और केवल GI है सर। ये सभी एग्जाम्पल्स है, इनमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है सर? ये वाला ध्यान रखना है, ये वाला ध्यान रखना है, ये वाला एक बार ही ध्यान रखना, फिर उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है भाई। ये सब ध्यान रख लेना, नंबर से याद रखना, नंबर याद रखोगे काम हो जाएगा। अब मैं कुछ मजेदार बात आपको बता देता हूँ। #SM स्पेशल, SMS है ना, RBI कह लो, SMS कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं 3 कॉम्प्लेक्सेस दे रहा हूँ, उनको जरूर ध्यान से रखना। वो 3 कॉम्प्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी मैंने लिखा था, छोटे ए का मतलब छोटा ए, छोटा बी, इनका मतलब क्या होता है सर? मोनोडेंटेड लीगेंड। कैसा लीगेंड? मोनोडेंटेड। बड़के ए या फिर बड़का बी, इनका मतलब होता है सर बाइडेंटेड और सिमेट्रिकल, बाइडेंटेड और सिमेट्रिकल लीगेंड। और AB BC CD, इनका मतलब होता है बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल, बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लीगेंड। अगर हम इसकी बात करें तो मैं आपको 3-4 एग्जांपल दे रहा हूं, उसको अपने जहन में उतार के रखना सर। जैसे सबसे पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले A3 B3 टाइप, इस टाइप की अगर हम बात करें तो ये दो आइसोमरिज्म शो करता है। इसका OI नहीं होता है सर, नॉट ऑप्टिकली, मैं ऐसे लिख देता हूं OIA। OIA का मतलब है ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। O का मतलब है ऑप्टिकली, लिख ही देता हूं यार, नहीं तो तुम माथा फोड़ दोगे मेरा। ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर अगर हम बात करें सर, ये तो ये हो गया सर। दूसरे की बात कर लेते हैं, ठीक है, कर लेंगे सर। उसमें क्या है? इसमें क्या है सर? ये GI शो करता है। इसके टोटल कितने GI होते हैं सर? 2, जिसका नाम है, एक का नाम है मर, दूसरे का नाम है फेस, मर और फेस, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं सर। दूसरे नंबर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो ये है MAA होल थ्राइस, MAA होल थ्राइस। इसकी बात करें तो इसमें GI की संख्या 0 है सर, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव है। OA का मतलब है सर ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये इसके स्टीरियोमर 2 होंगे सर, एक खुद ये और एक इसका मिरर इमेज। तीसरे की बात करते हैं सर। तीसरा हो गया MAA होल ट्वाइस, फुटका C2, ये टाइप। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 2 टाइप का आइसोमर बन जाएंगे। अगर हम C के रेस्पेक्ट में बात करें तो C के रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस, है ना। अगर C के रेस्पेक्ट में हम सिस वाला देखेंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और C के रेस्पेक्ट में अगर हम ट्रांस वाला देखेंगे तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसके टोटल स्टीरियोमर, टोटल SI स्टीरियोमरिज्म आइसोमरिज्म जो है वो 3 हो जाएंगे सर। स्टीरियो आइसोमर्स 3 हो जाएंगे। कैसे? ये हो गए 2, एक ये और एक इसका मिरर इमेज और एक ये। वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। फिर चौथे नंबर पे आते हैं सर। चौथा नंबर भी इतना इंपॉर्टेंट है, जो है MAA मिट्टू सिट्टू। इसकी बात करें तो ये इसके साथ भी है। ये टोटल अगर आप इसके GI निकालोगे, अगर आप टोटल इसके GI निकालते हो, टोटल इसके आप GI निकालते हो, तो इसके टोटल GI कितने आएंगे सर? तो देख लो, एक बार B के रेस्पेक्ट में ट्रांस, एक बार C के रेस्पेक्ट में ट्रांस, और एक बार ऑल
सभी का सिस देख लेते हैं। ए के रेस्पेक्ट में ट्रांस ऐसा होगा, एम ए इधर लगाया, ए इधर लगा दिया सर। फिर बी के रेस्पेक्ट में ट्रांस इस तरीके से, इधर सी है ना। इसी को कॉपी कर लेते हैं सर, एक इधर एक इधर। दूसरे की अगर हम चर्चा करें तो यहां पे हम क्या करेंगे सर, बी के जगह सी लगा देंगे, यहां सी यहां सी, यहां बी, ये ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू बी है, ये ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू ए है। अब इसमें तुम देखोगे मैंने क्या बोला सर, अगर ट्रांसपोजिशन पे, अगर कभी भी ट्रांसपोजिशन पे सेम लिगेंड आ गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमने क्या करना है, एक बी को इधर सी पे करना, एक बी इधर एक सी। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है सर, ये OI शो करेगा। तो इसके टोटल अगर आप देखोगे तो एक इसका मिरर इमेज हो गया, तो टोटल इसके 4 स्टीरियोमर्स हैं, जिसमें 3 GI कितने हैं सर, इसके GI की संख्या कितनी है सर, इसके GI की संख्या है 3, और इसका ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके कारण नंबर आ जाएगा सर। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, सर कुछ सवाल कर लेते हैं पिछले साल के, फिर हम क्लास एंड करेंगे। जैसे ये एक सवाल है सर कि मैच द लिस्ट विथ लिस्ट 2, ये एक कंपाउंड है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हमसे पूछा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो। ये 17 मार्च 2021 शिफ्ट 2 का सवाल है। आपको देख के लग रहा आइसोमेरिज्म का सवाल है। सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म का मतलब होता है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म से ही रिलेटेड, ठीक है, ऐसे डरने का नहीं। लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करें तो लिंकेज आइसोमेरिज्म इसमें कौन शो कर सकता है सर, यही है ना, यही दिख रहा है सर। तो इसका मतलब लिंकेज आइसोमर की अगर हम बात करें, और सिंगल करेक्ट दे रखा है, तो लिंकेज आइसोमर को सबसे पहले चिपका दो। इसमें दोनों जगह है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, कैटायनिक पार्ट भी एनायनिक पार्ट भी, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो कर देगा। तो बी का 1, ए का 3 एक ही ऑप्शन है सर, खत्म, सोचना ही नहीं है। वैसे देखो ये वही वाला है ना, ये इसका टाइप अगर देखोगे तो क्या ये MA2 AA होल ट्वाइस नहीं है, जेई का फेवरेट है सर। अरे जेई का फेवरेट है सर, फेवरेट ऑफ जेई, याद रखना फेवरेट, वो 5 जो लिखा दिया उसको पढ़ के चले जाओगे, उससे काम हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस NiBr2 PPH3 होल ट्वाइस एंड मेरिडोनियल फलाना इज। तो सबसे पहले ट्रांस देख लो, ट्रांस का मतलब ऑपोजिट 180 डिग्री पे, तो PPH3 ट्रांस है, ये ट्रांस नहीं है, ये ट्रांस नहीं है, ये ट्रांस है, तो इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होना चाहिए। फिर मेरिडोनियल और फेशियल का मतलब क्या होता है, मेरिडोनियल का मतलब याद रखना, मैं जो ट्रिक दे रहा हूं वो सुनना। कभी भी मेरिडोनियल निकालना हो तो सेम टाइप का एटम, याद रखना सेम टाइप का एटम 180 डिग्री पे आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए, 180 डिग्री पे। अगर 180 डिग्री पे कोई भी सेम लिगेंड आ गया तो मेरिडोनियल शेप है, याद रखिएगा। AA33 होना चाहिए, तो देख लेते हैं 180 डिग्री पे NH3 आ गया ना, हाँ सर, इसमें नहीं आएगा, देख लेना। 180 पे कोई NH3 है, नहीं सर। 180 पे कोई NO2 है, नहीं सर। अगर एक भी 180 पे आ गया तो ये मेरिडोनियल है सर, ये है मेरिडोनियल, ये है फेशियल, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ट्रिक है सर, बहुत तगड़ा RBI है, #RBI याद रखना। ये सब चीजें ऐसे नहीं मिलती सर, सुनना पड़ेगा इनको ध्यान से, सीखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। 4 सवाल में अप्लाई करोगे, ऐसे ही कॉन्फिडेंस एकदम बम हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा हमसे, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली फॉर फॉलोइंग दिस। ठीक है सर, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये है कोबाल्ट +3, है ना, ये कोबाल्ट +3 है। इसकी बात करें तो ये है +D6 मतलब +1 का मतलब आखिरी वाले का था 1.73 होना चाहिए, और कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, आंसर खत्म, खटाक। फिर याद रखना कभी कभी कलर का रीजन क्या होता है सर, कलर का रीजन कभी कभी होता है चार्ज ट्रांसफर। क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर। और जब कभी भी कलर का रीजन चार्ज ट्रांसफर होगा, उस केस में जो हम आंसर करते हैं वो करते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। समझ गया क्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं, 2-3 सवाल आपको होमवर्क दे देता हूं, जैसे ये सवाल आपका होमवर्क है, फिर हम आज की क्लास एंड करते हैं। बहुत लंबा सेशन हो गया, छोटा रख ही नहीं सकते सर। अभी भी मैं चाहता तो 2 घंटे और पढ़ा था, बट अफसोस नहीं रख सकते, वो हमारा यही नहीं है सर। होमवर्क और कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो जरूर देख लेना, आपका होमवर्क है। अब यहीं पे एंड करते हैं सर, एक और ले लो होमवर्क, या इसको छोड़ दो, इसमें भी आप, ये थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का है, पता नहीं तुमने मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है कि नहीं, होमवर्क, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं कुछ बात करूँ तो कुछ काम कर लेना। पहले तो आपके दिमाग की बत्ती जला देते हैं सर, अब जल गई होगी शायद, थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगेन मैं कह रहा हूँ कि हाँ, दिस इज अ सेशन ओनली फॉर दोज हु आर ऑलरेडी एनलाइटेंड। ऐसा नहीं है कि तुम इसको पढ़ के सब कुछ सीख जाओगे, नहीं सर। तुम माइंड मैप पढ़ के 1.5 घंटे में क्या सीख लोगे? जिसको कुछ भी आता ना उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको कुछ नहीं आता उसको पहले पढ़ना पड़ेगा सर। बिना पढ़े यही थोड़ी होती है यार, तुम हवा में आ जाओगे ऐसे उठ के और बोलोगे कि गाली दे रहे हो कि अरे हमरे हो ही नहीं रहा। पढ़ो ना बे, तब होगा ना, पढ़ लो, हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे, मुश्किल है, नहीं होगा। तुक्का मार के कब तक करोगे? जिंदगी तुक्के कब तक चलाओगे?
उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, याद रखना, मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर, मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर फ्रॉम एनसीईआरटी मस्ट है सर, इसको तो देख लेना, मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर मस्ट है ना, मस्ट, ये तो कर ही लेना सर, ये एनसीईआरटी से, कहां से, एनसीईआरटी से, ये तो कर ही लेना सर, इन एनी केस मरे से मरी हालत में भी कर लेना। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं। आई होप आपके दिमाग का क्या बोलते हैं उसको, हाँ नस, नस नहीं यार, हट, नस थोड़ी, हाँ दिमाग की बॉडी बढ़ गई होगी सर, तो बॉडी बढ़ा देते हैं दिमाग की। राइट, पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ोगे जेई में बहुत अच्छा कर लोगे, अच्छे से पढ़ोगे जेई में बहुत अच्छा कर लोगे, बस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।